सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड हैप्पी सरस्वती पूजा सभी को, है ना। और हैप्पी जो भी अपने आप लगाना हो आगे लगा लेना। आई थिंक थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक नहीं, वो उधर हो गया, कोई नहीं। तो आज हम लोग जो है गुड इवनिंग सभी को। अविष्ठा समाप्ति हिटलर गौतम सभी को गुड इवनिंग। आजकल बहुत टाइम पे आ रहा है। रोज़ रोज़ की तुम्हारी बेइज्जती कौन सहन करेगा, हैं। लेट ओपी, ये ओपी, जाने क्या क्या लिखते हैं, दिखता नहीं क्या हमको। मेरे में ऐड नहीं है, क्या ऐड नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जैसे कि विंड्स, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स भी दो तरह के, ट्रॉपिकल, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, एंटी साइक्लोन, ओशन करेंट्स, कोएपन क्लासिफिकेशन, दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले विंड क्या होती है। विंड होती क्या है। विंड हवा होती है, पवन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो पवन चलती क्यों है, हवा चलती क्यों है, हर चीज़ के पीछे का एक रीज़न होता है। तो विंड चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जब दाब में अंतर होता है तो विंड चलती है। अब प्रेशर डिफरेंस होता ही क्यों है, क्यों क्रिएट होता है प्रेशर डिफरेंस, वो समझ लेते हैं। प्रेशर दो तरह का होता है, एक होता है लो प्रेशर और दूसरा होता है हाई प्रेशर। लो प्रेशर और हाई प्रेशर। विंड जो है हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। उच्च दाब से निम्न दाब, दो तरह के दाब होते हैं, निम्न दाब, उच्च दाब। तो विंड हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलती है। बात ये आती है कि हाई प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होता है और लो प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होता है। हाई प्रेशर वहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे रिलेटिवली जो एयर है हमारी प्रेशर लगा रही है। जैसे ये ग्राउंड है, ज़मीन है, ठीक। अब इस ज़मीन पे अगर कोई प्रेशर लगा रहा है, कोई विंड प्रेशर लगा रही है, तो उसको हाई प्रेशर जोन बोलेंगे। विंड यहाँ से ऊपर उठ रही है तो उसको लो प्रेशर जोन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लगाने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो ये हो जाएगा हाई प्रेशर जोन और ये हो जाएगा लो प्रेशर जोन। अब बात ये आती कि कौन लगाता है प्रेशर, विंड लगाती है। तो कौन सी तरह की विंड है जो नीचे बैठती है और कौन सी तरह की विंड है जो ऊपर उठती है। तो जो नीचे बैठती है उसको बोलते हैं कोल्ड विंड। जो ठंडी हवा होती है, क्योंकि वो डेंस होती है, क्योंकि वो भारी होती है, क्योंकि उसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, वो ज़्यादा होता है वार्म विंड से। ये है वार्म विंड। अब वार्म विंड की डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वार्म होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी होती है कम, भारी होती है कम, हल्की होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर उठती है, ऊपर राइज करती है। और जो कोल्ड विंड होती है वो नीचे की तरफ सिंक करती है, जिसकी वजह से यह यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर जोन क्रिएट करेगी, उच्च दाब क्रिएट करेगी। यहाँ पे वार्म विंड निम्न दाब क्रिएट करेगी। तो चल जाएगी अब विंड यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर। चलेगी क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे विंड तो है नहीं, क्योंकि ऊपर उठ गई वार्म विंड। तो इस वैक्यूम को फिल करने के लिए ये जो कोल्ड विंड है साइड में होगी, वो यहां से भागेगी और तुरंत यहां पहुंचेगी। ये जो वार्म विंड ऊपर पहुंच गई, ये ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, ऊपर जाते जाएगी जाते जाएगी जाते जाएगी, तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है, कल पढ़े था कि हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर में यानी क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। कमेंट में आप बताएंगे कितना घटता है, लैप्स रेट कितना है, और ट्रोपोस्फियर की एवरेज थिकनेस कितनी है। तो जब ऊपर पहुंचेगी ठंडी हो जाएगी, और जब ठंडी हो जाएगी यहाँ पे ट्रोपोपॉस, तो ट्रोपोपॉस में इस तरह से मूव करेगी और ठंडी होकर फिर से यहाँ पे इस तरह से नीचे दबेगी, ये फिर से ये गर्म होकर इधर पहुँचेगी। ठीक है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ यहाँ पे, तो इस तरह से पूरा साइकिल बन जाता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर में हमने पढ़ा था लैप्स रेट होता है 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल पे। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि विंड चलती क्यों है। तो विंड चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, दाब में अंतर की वजह से। दाब यानी प्रेशर दो तरह का होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। विंड हाई से लो में चलती है, कोई भी चीज़ हाई से लो में ट्रांसफर हमेशा शिफ्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था, कि फिजिक्स में हम लोगों ने देखा था कि करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, वैसे वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
तब फ्लो होता है क्या हमारा, तब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में जो वर्क डन होता है, तो उसमें जो एनर्जी होती है वही एक्चुअल में हमें जो हमारे पावर प्लांट, एक तरह से हम बोल सकते हैं नॉट पावर प्लांट, जो हमारा बिजली विभाग होता है हमारे स्टेट का फिर हमारे सिटी का, वो भेजता है वो बिजली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बिजली आ रही है, जिसके लिए हम पे करते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट ये सारी चीज़ें, तो वो उसी के लिए पे करते हैं, वो प्रेशर, वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो वैसे ही प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि मैं आपको अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो क्यों, क्योंकि मेरे पास मुझे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होगी ज्योग्राफी के टर्म्स में, आपको थोड़ी कम होगी, तो हाई से लो में फ्लो हो रहा है। अब मैं कोई बहुत बड़े ज्योग्राफिस्ट के सामने अगर मैं बैठा हूँ, ठीक है, कोई बहुत बड़े मतलब ज्योग्राफिस्ट हो, है ना, कोई अपन जैसे हमारे, तो वहाँ के केस में क्या होगा, मैं लो हो जाऊँगा, वो हाई हो जाएंगे, तो हाई से लो देन ट्रांसफ़र होगा। तो नॉलेज ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, हाई से लो। तो कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र होती है तो हाई से लो में ही ट्रांसफ़र होती है। तो सेम गोज़ विद विंड। तो प्रेशर डिफरेंस है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होगी, हमारी विंड चलेगी। आगे बढ़ते हैं। विंड जो होती है वो 2 तरह की होती है। विंड जो होती है, पवन, वो 2 तरह की होती है। एक होती है परमानेंट विंड, परमानेंट, जिसको कि हम ट्रेड विंड भी बोल देते हैं, व्यापारिक पवनें, और दूसरी होती हैं लोकल विंड्स, लोकल विंड्स। अब ये जो परमानेंट विंड होती हैं, व्यापारिक विंड, व्यापारिक पवनें जिनको बोलते हैं परमानेंट या फिर ट्रेड विंड्स, अब नाम में ये परमानेंट, यानी ये परमानेंटली ऑल थ्रू आउट द ईयर ब्लो होती हैं। और क्योंकि इनके सहारे पहले ट्रेड यानी व्यापार होता था तो इनको ट्रेड विंड बोल देते हैं। लोकल विंड है जैसे कि हमारे एक छोटे से क्षेत्र में, हमारे एरिया में ब्लो होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, हमारे इंडिया में गर्मियों के टाइम पे नॉर्थ इंडिया में लू चलती है, तो वो एक लोकल विंड है। अभी आप आराम से समझेंगे इसका मतलब है क्या एक्चुअल में ढंग से, ठीक है। तो ये जो आप अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये विंड्स दिखाई गई हैं, कौन सी, ट्रेड विंड्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। लेकिन आपको समझने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, इसको मैं आपको आसान बनाता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे और अब समझते हैं किस तरह से विंड ये चलती हैं। तो ये हमारा ग्लोब है, ठीक, ये हमने ड्रॉ कर दिया इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। फिर यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। यहाँ पे क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, इसको 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं। इतना सबको पता होगा, ये हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब पढ़ चुके हैं। ये क्या है, ये आर्कटिक सर्कल है। ये क्या है, अंटार्कटिक सर्कल है। इसकी अगर बात करें तो क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 66.5 डिग्री साउथ। ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंड ये है 0 डिग्री। अब आप मुझे बताइए कि विंड हमेशा हाई से लो में चलती है, गर्मी ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे कि यहाँ पे। और वैसे बात है इक्वेटर पे थोड़ी रिलेटिवली यहाँ पे 0 डिग्री के आसपास ज़्यादा गर्मी होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। इतनी बात से सभी लोग एग्री करते हैं, यानी कि जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा, जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ लो प्रेशर होगा, क्योंकि अगर वहाँ गर्मी होगी तो वहाँ की हवा गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होगी तो गर्म हवा ऊपर उठती है, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, निम्न दाब क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर जोन ये बन जाएगा आपका, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ दोनों साइड लो प्रेशर। लो प्रेशर है तो रिलेटिव लो प्रेशर यानी कि इसके आसपास हाई प्रेशर होगा। उच्च दाब, जब मैं बोलता हूं कि रिलेटिव, इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं मैं गरीब हूं, तो मैं गरीब किस सेंस में बोल रहा हूं खुद को। हो सकता है मेरे सामने मुकेश अंबानी खड़े हों तो मैं उनके सामने तो गरीब ही है, लेकिन हो सकता है कि कोई अगर मान लो कि जो मुझसे कम अर्न करता हो या फिर मान लेते कोई भिखारी, तो उसके सामने मैं इकोनॉमिकली अमीर हूँ, ठीक है। तो वो किसके सेंस में हम बात कर रहे हैं, आसपास कौन है, तो उसके सेंस में बोलते हैं कि लो प्रेशर या फिर हाई प्रेशर है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पे और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, इससे भी ज़्यादा, तो ये उस केस में हाई प्रेशर बन जाएगा। बट यहाँ पे हम जनरल सेंस से आप समझ रहे हैं कि भाई इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है वो लो प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा खुद को कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब है उच्च दाब, ठीक है, उच्च दाब होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हाई प्रेशर इसी तरह से होगा, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो विंड हमेशा चलती है हाई से लो, ठीक है। विंड चलती है हमेशा कहाँ से कहाँ, हाई से लो। इस तरह से विंड चलेगी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। नीचे अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो इस तरह से विंड चलेगी। इज दैट क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया लो प्रेशर कहाँ पे और हाई प्रेशर कहाँ पे। विंड हमेशा हाई से लो में चलती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो विंड एक्चुअल में ऐसे नहीं चल रही है, घूम घूम के चल रही है।
मटक मटक के चल रही है ना। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, विंड मतलब सीधे ना जाके ऐसे क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है, क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे एक फोर्स रोल पे आता है, दैट इज कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल, जो कि हमने पहले भी देखा था, लेकिन मैंने क्वेश्चन आया था तो मैंने स्किप करवा दिया था कि हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स की खासियत ये होती है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट मैं आपको क्लियरली समझा सकूँ। तो कॉरियोलिस फोर्स की खासियत ये होती है, पहली बात तो कॉरियोलिस फोर्स का ओरिजिन क्यों होता है। कॉरियोलिस फोर्स, क्योंकि इस फोर्स की डिस्कवरी कॉरियोलिस जी ने करी थी, इसलिए उनके नाम पे पड़ गया। ये अर्थ के रोटेशन, जो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, उसकी वजह से इसका जन्म होता है। पृथ्वी हमारी घूम रही है, उसकी वजह से कॉरियोलिस नाम का एक फोर्स ओरिजिनेट होता है। ये फोर्स करता क्या है, ये फोर्स चीज़ों को डिफ्लेक्ट कर देता है, घुमा देता है। नदर्न हेमेस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में, चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, राइट की ओर, और सदर्न हेमेस्फेयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, ये चीज़ों को लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है, बाएं तरफ की ओर, दाएं और बाएं। नदर्न हेमेस्फेयर और सदर्न हेमेस्फेयर में कोई भी चीज़ हो, नदर्न हेमेस्फेयर में राइट की ओर और सदर्न हेमेस्फेयर में लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट कर देता है कॉरियोलिस फोर्स। जब हम ओशियन करंट पढ़ेंगे, महासागरीय जलधाराएं पढ़ेंगे, वहां पे भी ये रोल में आने वाला है, तो ध्यान से इसको याद रखिएगा। ये कॉरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे 0 होता है, और पोल्स पे, ध्रुवों पे मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है। यानी कि ये अगर हमारी अर्थ है तो इक्वेटर पे 0 है ये इसकी वैल्यू, और पोल्स पे, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होगी। अब ये कैसे होगा, इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि ये एक झूला है, ठीक है, इसमें ये एक तरह का ये सेंटर है, ठीक है, और ये झूले में मान लो डब्बे से नहीं होते जिसमें बैठा जाता है। अब ये झूला घूम रहा है, मैं झूलों में क्या करता हूँ, मैं एक और डब्बा लगा देता हूँ, ये डब्बा सेंटर के पास में एक और डब्बा लगा देता हूँ यहाँ पे भी मैं कपल्स को बिठा देता हूँ भाई, क्योंकि आज वो माहौल चल रहा है तो चलो कपल्स को बिठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिठा दिया एक सेट ऑफ कपल्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपल्स की भीड़ आ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दो डब्बे लगा दिए जाए। तो एक एंड्स पे लगे हुए हैं डब्बे और एक सेंटर के पास में लगे हुए। मुझे बताओ किन कपल को ज़्यादा परम आनंद की अनुभूति होगी, जो एकदम एंड पे बैठे हुए हैं या फिर सेंटर पे। परम आनंद की अनुभूति से मेरा मतलब है कि एकदम ज़्यादा एड्रेनलिन रश मिलेगा। अभी वैसे हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, लेकिन ऐसे समझ लो किसका दिल ज़्यादा धड़केगा, यहाँ वाले जो बैठे हैं या फिर सेंटर के पास वाले, बताइए जल्दी से। क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए इतना तो इंतजार कर नहीं पाऊंगा, कमेंट में देखूंगा तो मैं समझ गया होगा कि आपका मतलब आप समझ गए होगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बैठे हुए उनको ज़्यादा एड्रेनलिन रश मिलेगा, यानी कि ज़्यादा उनका दिल धड़केगा। क्यों? क्योंकि वो एंड्स पे बैठे हुए हैं और आप वो फील कर पा रहे होंगे। ठीक है, वही सेम चीज़ है कि जो चीज़ एकदम पास में होगी इक्वेटर्स के, तो उसको उतना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी या फिर जीरो डिफ्लेक्शन होगा। जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये कॉरियोलिस फोर्स है। अब इसी कॉरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो विंड्स है हमारी सीधे ना जाके, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, राइट की ओर, राइट की ओर, राइट की ओर, राइट की ओर। और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, लेफ्ट की ओर, लेफ्ट की ओर, बाएं साइड की ओर, बाएं साइड की ओर, बाएं साइड की ओर। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, तो एक्चुअल में जब मैं विंड को ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से ड्रॉ नहीं हो जाएंगी। देख लो, वही तो है विंड का एक्चुअल, ये ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से, वही तो यहाँ पे ड्रॉ है, वही तो यहाँ पे ड्रॉ है। और पता है इन विंड्स को बोलते क्या है? इन विंड्स को बोलते हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से इस चीज़ को समझो कि विंड्स, अभी मैंने आपको बताया था दो तरह की होती हैं। ठीक है, विंड्स होती हैं हमारी कितने तरह की? दो तरह की। एक होती हैं ट्रेड विंड्स और दूसरी होती हैं लोकल विंड्स। पहले समझते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है, ट्रेड विंड्स जिनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। अब ये होती हैं दो तरह की, वेस्टर्लीज, ठीक है, जिनको पश्चिमी पवनें बोलते हैं, वेस्टर्लीज, और दूसरी होती हैं ईस्टर्लीज, पूर्वी पवनें, ईस्टर्लीज। किसी भी विंड का नाम उसके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। जैसे कि ये डायरेक्शन का ज्ञान सबको होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कोई विंड अगर ऐसे चल रही है तो उसको ईस्टर्ली बोलेंगे। वो वेस्ट की तरफ चल रही है इसलिए उसको वेस्टर्ली नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ईस्ट से चल रही है इसलिए उसको ईस्टर्ली बोलेंगे। सिमिलरली अगर ऐसे चल रही है तो उसको वेस्टर्ली बोलेंगे, क्योंकि जो हमारी विंड है वो कुछ इस तरह से चल रही है। अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, क्योंकि जो हमारी विंड है वो किस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है।
नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से चल रही है। ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट। इसीलिए इनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्लीज और इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्टर्लीज। ठीक, क्लियर हो गया। और जहां पे ये दोनों मिलती हैं ना, जहां पे दोनों मिलती हैं, इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन। अगर तुमसे पूछ ले कौन सा जोन होता है, तो वो जोन होता है जहां पर नॉर्थ ईस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्लीज आपस में मिलती हैं। इसी रीजन को हम बोल देते हैं डोलड्रम। डोलड्रम क्यों बोल देते हैं? बिकॉज मोनोटोनस टाइप का रीजन होता है। आपने ये वोकैबुलरी भी हो सकता है इंग्लिश में याद करी हो कि डोलड्रम मतलब जहाँ पे रिलेटिवली मोनोटोनस टाइप चीज़ें होती हैं, काम मतलब शांत चीज़ें होती हैं, तो उसको हम इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा चीज़। अब ये मेन चीज़ थी जो आप समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा सा और अपने दिमाग में एफर्ट डालना, अगर समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारना फिर जिंदाबाद। और क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है ये पोल्स हैं, हमारे ध्रुव हैं, ठीक है। कायदे की ठंडी पड़ेगी, यहाँ से ज़्यादा तो ठंडी कहीं पड़ नहीं सकती है। जैसे कि यहाँ इक्वेटर से ज़्यादा गर्मी कहीं नहीं पड़ सकती है, वैसे पोल्स से ज़्यादा, ध्रुवों से ज़्यादा सर्दी कहीं नहीं पड़ सकती है। तो यानी कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे कैसा जोन क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर। उस हाई प्रेशर के हिसाब से अगर देखें तो ये उसके लिए लो प्रेशर हो जाएगा, ये लो प्रेशर हो जाएगा, ये लो प्रेशर हो जाएगा, यानी कि उसके लिए ये लो प्रेशर हो जाएगा। अब तुम्हें लगेगा सर इक्वेटर से तो ज़्यादा ही यहाँ पे ठंडी पड़ती होगी, ये वाला जो है बिल्कुल ठंडी पड़ती होगी, बिल्कुल ये इसके हिसाब से ही हाई प्रेशर होगा। लेकिन उसके हिसाब से थोड़ी ना देखेंगे, इसके आसपास वाले के हिसाब से देखेंगे। ये हाई है तो वो लो होगा उसके लिए, ठीक। विंड कैसे चलती है? हाई से लो, तो हाई से लो चला दो, हाई से लो, 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 लो लो, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका डिफ्लेक्शन राइट की तरफ हो जाएगा। राइट की तरफ क्यों होगा? क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर है इस तरह से, तो क्योंकि ये भी ईस्ट से ही चल रही है तो इसको ईस्टर्ली बोल देते हैं। लेकिन क्योंकि ये पोल्स में चल रही है तो इसको पोलर ईस्टर्लीज बोल देते हैं। क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा मुझे भी नहीं पता कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा नहीं है बीएसएससी में। ये तो क्लियर होना चाहिए जो मैंने अभी पहले बताया था, क्योंकि इससे तो कायदे से क्वेश्चन बन सकता है। जो अभी मैंने बताया ITCZ क्या है, तो ITCZ वो जोन है जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्ली आपस में मिल रही हैं। इसको डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ये है पोलर ईस्टर्ली और इसको भी पोलर ईस्टर्ली बोलते हैं। वो नॉर्थ पोलर ईस्टर्ली हो जाएगी और ये साउथ की, ठीक है, ये भी आपकी पोलर ईस्टर्ली हो जाएगी। बीच वाला तो खाली छूट गया, बीच वाला बिल्कुल खाली छूट गया, तभी इसको मैकेनिकल जोन भी बोल देते हैं। अभी उस पर क्या आएंगे, मैकेनिकल जोन वगैरह क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे रिलेटिव हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर, यह लो 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 है ये, ठीक। हाई से लो विंड चला दो, हाई से लो विंड चला दो, हाई से लो विंड चला दो, ठीक है। और यहाँ पे भी हाई से लो आपको चला देना है विंड। अब क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये हमारी जो विंड है इस तरह से राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी, राइट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी। अब ये कौन से डायरेक्शन से ऐसे मूव कर रही हैं, कौन से डायरेक्शन से मूव कर रही हैं? वेस्ट डायरेक्शन से। तुम बोलोगे नहीं सर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रही हैं। साउथ वेस्ट छोड़ दो, वो जो जितना स्पेसिफिक करना था नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वो बस बीच में करना था, ठीक है। क्यों, उसका भी रीज़न है, अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह से वेस्ट साइड से ब्लो हो रही हैं। यहाँ पे भी अगर आप सिमिलर देखें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ें लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि इस तरह से पवन चलेगी यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। तो ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज हमारी क्या है, ये परमानेंट विंड्स या फिर परमानेंट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक। ये बात क्लियर हो गया कि क्या है ये वेस्टर्लीज और क्या है ईस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज हमारी यहाँ पे ब्लो हो रही हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इनको हम डिफरेंट सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेल। ये यहाँ से 0 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, और ये जो 30 डिग्री नॉर्थ है ना, इस वाले रीजन को बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, हिंदी में बोलते हैं अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड या फिर अश्व अक्षांश। अब इसका नाम अश्व अक्षांश क्यों पड़ा, हॉर्स लैटिट्यूड? क्योंकि ये माना जाता है कि जब लोग ट्रेड करते थे, घोड़ों का ट्रेड होता था, हॉर्सेस का, तो यहाँ पे एकदम क्लियर स्काई, नो बारिश, नथिंग, तो इसलिए यहाँ पे विंड भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी। तो जब लोग यहाँ पे आते थे अपनी शिप लेके इस वाले रीजन पे, तो होता ये था कि क्योंकि घोड़े भी उसमें लदे हुए हैं, शिप चल नहीं रही है क्योंकि विंड के सहारे ही तब चला करते थे, तो लोग जो शिप में बैठते थे वो घोड़ों को फेंक देते थे समुद्र में। क्यों? क्योंकि अब या तो घोड़ों को बचा लें या खुद बच जाएं, और उस केस में तो दोनों ही मरेंगे अगर वहाँ पे ही लटके रहे, उस समुद्र से नहीं बाहर निकल पाए। तो खुद को बचाने के लिए समुद्रों मतलब घोड़ों को फेंक देते थे। तो इसीलिए वैसे ये माना जाता है कि इन लैटिट्यूड्स का नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया।
ये हेडली सेल होती है 0 से 30 तक, 30 से लेके यहाँ तक 60 तक, इसको मिड लैटिट्यूड या फिर फेरल सेल बोलते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, इसको फेरल सेल बोलते हैं। और ये है पोलर सेल। ऐसे सिमिलर नीचे भी हेडली, फेरल और पोलर सेल इसको बोलते हैं। सेल बन जाती है, मतलब सेल वही अभी जो मैंने पीछे बताया था ना, ये कि भाई कोल्ड नीचे दबी, ये यहाँ पे गई इसको वैक्यूम को भरने के लिए, ये ऊपर चली गई, ऊपर जाके ठंडी हो गई, तो फिर ठंडी के नीचे आएगी, ये पूरा क्या बन गया, ये सेल बन गया, ये सेल। तो वैसे ही ये हेडली सेल है, ये फेरल सेल है और ये पोलर सेल है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे अमिताभ बच्चन को मीम याद आ रहा है, समझ में आई बात? नहीं ना, थोड़े ऊपर लेवल की बात है। तो एक्चुअली मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का भेजा थोड़ा गर्म हुआ होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि थोड़ी सी हाई लेवल की चीज़ है। लेकिन अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ तरट्टा मार लो, जिंदाबाद। एंड दैट इज़ अबाउट ITCZ और हॉर्स लैटिट्यूड क्या होते हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, और इनका थोड़ा सा आइडिया ले लो कहाँ पे लोकेटेड है बस। ठीक। तो ITCZ को ही हम डोल्ड्रम बोलते हैं, जो कि हमें इक्वेटर पे देखने को मिलता है, यानी कि रफली हम बोल सकते हैं कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ। जैसे कि हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 5 डिग्री नॉर्थ, ये 5 डिग्री साउथ, तो ये वाला जो रीजन है इसको ITCZ या डोल्ड्रम बोलेंगे। ITCZ ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें पता है 21 जून को 23.5 डिग्री नॉर्थ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, जिसको कि हम समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। ठीक है। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, जिसको विंटर सॉलिस्टिस, शीतकालीन अयनांत बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी सन की, तो ITCZ थोड़ा नीचे शिफ्ट हो चुका होगा। जब हम बात करते हैं जैसे कि 21 जून की जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेस डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, तो ITCZ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो चुका होगा। तो ये स्टेटमेंट सही होगा अगर ये बन के आ जाएगा स्टेटमेंट कि ITCZ मूव्स अकॉर्डिंग टू दी मूवमेंट ऑफ सन, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। जब सन ऊपर तो ITCZ थोड़ा ऊपर, जब सन नीचे है तो ITCZ थोड़ा नीचे। हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, ये है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले रीजन। क्लियर? अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर सामान लेके जा रहे थे कहीं का? तो आज मज़ा नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या मतलब तुमको नोरा फतेही की डांस वीडियोस दिखाने आते हैं हम रोज़ यहाँ पे, तो आज मज़ा नहीं आ रहा है? हैं? रोज़ मज़ा आएगा तुमको? कभी दिमाग पे थोड़ा लोड ही पड़ेगा। तो जेट स्ट्रीम्स कैसे आती हैं वो? बुलाई जाती हैं। अभी देखेंगे कैसे आती हैं वो भी, जेट स्ट्रीम्स भी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिर से चीज़ों को नहीं होता तो समराइज़ कर देता हूँ ये। ठीक है। तो भाई ये है हमारा ग्लोब, ये इक्वेटर है, यहाँ से इस तरह से विंड चलती हैं, ऊपर वालों को नॉर्थ ईस्टर्लीज बोलते हैं, नीचे वालों को साउथ ईस्टर्लीज बोलते हैं। जहाँ पे मिलती है उसको ITCZ बोलते हैं। ये जो यहाँ पे चलती हैं टेम्परेट जोन पे, ये जो चलती हैं इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, पश्चिमी पवनें बोलते हैं। बस वो पोलर वोलर छोड़ दो, तुम गई तेल लेने वो, इनको देख लो बस तुम। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्लीज या साउथ ईस्टर्लीज, ये हैं आपकी वेस्टर्लीज, यहाँ पे ब्लो होती हैं। ठीक। अब ध्यान से समझना अब है क्या, तो इस पे बाद में आते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या होती हैं। ठीक है। चलो तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर जियोस्ट्रोफिक विंड्स। जियोस्ट्रोफिक विंड्स क्या होती हैं, यानी कि भूस्थैतिक, ठीक है, भूस्थैतिक पवनें क्या होती हैं। देखो विंड ऐसे चल रही थी, कोरियोलिस फोर्स ने क्या किया, हल्का सा यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर दिया, हल्का सा डिफ्लेक्ट किया राइट साइड में। ठीक। अब तुम्हें नहीं लगता है कि जब मैंने अभी तुम्हें बताया था कि पोल्स पे ज़्यादा होता है कोरियोलिस फोर्स, तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और जब ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो विंड क्या होंगी, जैसे मान लो विंड को चलना है, कैसे विंड को चलना है, मान लो ऐसे चलना है। ठीक है। ऐसे चलना, ऐसे चलना, मतलब चलना तो ऐसे था, विंड को चलना ऐसे था। ठीक है। विंड को चलना ऐसे था। ठीक है। तुम बोलोगे कोरियोलिस फोर्स की वजह से लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन मैं बोलूँ कि कोरियोलिस फोर्स क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि कुछ इस तरह से ब्लो होने लगेंगी, इस तरह से ब्लो होने लगेंगी। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार वो लाइन होती हैं, लाइंस कनेक्टिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम प्रेशर, कनेक्टिंग द पॉइंट्स
हैविंग पॉइंट्स और प्लेसेस हैविंग द सेम प्रेशर, जिनका समान दाब होता है, उनको कनेक्ट करने वाली लाइन। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, रुको अभी, ठीक है। यहाँ पे देखना, जैसे मान लो ये मुझे कोई पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, एक आइसो बार बन जाएगा। आइसो बार रफली लैटिट्यूड के पैरेलल ही ब्लो होते हैं, क्योंकि यार खुद ही सोचो कि यहाँ पे एक तरह का ऑलमोस्ट टेम्परेचर होगा, यहाँ पे एक तरह का टेम्परेचर होगा, तो इस वजह से जो सेम तरह का प्रेशर क्रिएट होगा, तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू लैटिट्यूड ब्लो होते हैं। क्लियर ये चीज़? यानी कि अगर मैं बोलूं कि विंड कैसे ब्लो होती है, विंड परपेंडिकुलर टू आइसोबार ब्लो होती है, क्योंकि ये एक आइसोबार है, ऐसे यहाँ पे एक आइसोबार होगा, यहाँ पे एक ऐसे आइसोबार होगा, तो विंड ऐसे ब्लो होती है ना, ऐसे ब्लो होती है हमेशा परपेंडिकुलर टू आइसोबार। लेकिन कॉरियोलिस फोर्स की वजह से जब हम बहुत ऊपर जाते हैं तो होता क्या है, जब हम बहुत ऊपर जाते हैं तो ये होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर देती है, विंड को बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर लेती है, तो जो आइसोबार होते हैं इस तरह से उनके पैरेलल ब्लो होने लगती है विंड, वही विंड कहलाती है जियोस्ट्रोफिक विंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखना, विंड्स दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है, विंड्स दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, बस समानांतर जो आइसोबार के समानांतर यानी पैरेलली ब्लो करती हैं। आइसोबार मैंने आपको बता दिया आइसोबार होते क्या हैं। अब आते हैं लोकल विंड्स पे। परमानेंट विंड हमने पढ़ ली, जिनको ट्रेड विंड बोलते हैं, हमारी नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्ली या फिर सिंपल ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। एक चीज़ ध्यान रखना, ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इतना सबको पता है। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे तुम्हें लैंड मास यानी भूभाग ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, नदर्न या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में? कमेंट में बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कमेंट में कि नदर्न हेमिस्फीयर या फिर सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ पे भूभाग यानी लैंड मास ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट पूरा एशिया नदर्न हेमिस्फीयर में, आधा ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्ट अफ्रीका का भी नदर्न हेमिस्फीयर में है, पूरा नॉर्थ अमेरिका आपका यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर, पूरा यूरोप नदर्न हेमिस्फीयर में है, बस साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कुछ थोड़ा बहुत भाग अफ्रीका का, ये है सदर्न हेमिस्फीयर में। यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर अगर हम देखें तो एकदम खाली मैदान है यहाँ पे। तो जब खाली मैदान होता है तो विंड जो है कई बहुत ज़्यादा स्पीड से ब्लो होती हैं। जब खाली मैदान होगा, विंड्स को कोई ऑब्स्ट्रक्शन फेस नहीं होगा, तो बहुत तेज स्पीड से ब्लो करेंगी। इसी वजह से जो यहाँ पे वेस्टर्लीज ब्लो होती हैं उनको हम 3 नामों से जानते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s। ये क्या है 40s, 50s, 60s? 40 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे रोर कर रही हैं, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो वेस्टर्लीज ब्लो होती हैं उनको फ्यूरियस 50s बोलते हैं, और 60 डिग्री पे जो ब्लो होती हैं उनको श्रीकिंग 60s बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रीकिंग 60s क्या है, तो ये हैं वेस्टर्लीज, यानी कि जो पश्चिमी पवनें हैं, वेस्टर्लीज विंड हैं इन सदर्न हेमिस्फीयर। और क्यों इतनी तेजी से ब्लो हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास कम है। कई सारे हमारे जोग्राफिकल फिनोमिना इसी वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, सदर्न में नहीं होते हैं, या फिर सदर्न में होते हैं नदर्न में नहीं होते हैं। उसके पीछे का कारण है ये लैंड मास का कम होना सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा। तो कभी भी ज्योग्राफी में अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, पूछे कि नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा क्यों होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं होता है, या फिर वाइसे वर्सा, तो उसका आंसर होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, नदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। ठीक, अब आते हैं लोकल विंड पे। लोकल मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्ट में ब्लो हो रही हैं, जैसे कि हमने देखा था ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस तरह से ब्लो हो रही हैं, कोई एक पर्टिकुलर रीजन में ब्लो नहीं हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं जो लोकल विंड होती हैं। लोकल विंड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो हमारी लोकल विंड होती हैं, ये पवनें होती हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं वार्म और दूसरी हॉट, यानी कि वार्म और सब गरम गरम क्यों है भाई, तो वार्म और कोल्ड। ठीक है, विंड्स। अब आते हैं कौन सी विंड कहाँ पे ब्लो होती है। बस 2 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि कहाँ पे ब्लो होती है और किस तरह की है, गर्म है कि ठंडी है। सबसे पहले आओ चिनूक पे। चिनूक गर्म है। गर्म क्यों है ये? अब ये तो नहीं पता गर्म क्यों है, मतलब गर्म है। ठीक है, और इसको हम स्नो ईटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, स्नो ईटर। स्नो ईटर स्नो को खा जाती है, बर्फ़ को खा जाती है। ऑब्वियस सी बात है, गर्म होगी तभी खा पाएगी स्नो को। ठीक, यहाँ पे एक ब्लो होती है, उसका नाम है सेंटा आना। ठीक है, सेंटा आना,
वो भी आपकी वार्म विंड ही है, ठीक है। यहाँ पे ब्लिजर्ड चलती है, वो आपकी कोल्ड विंड है, लेकिन ये पूछेगा नहीं, ब्लिजर्ड एक तरह के आपके बर्फीले तूफान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो कितना एकदम भर भर के यहाँ पे लोकल विंड देखने को मिल रही हैं, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। फोकस कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। तो यहाँ पे जो अफ्रीका वाला है, सिरोक्को, हरमट्टन और खमसिन, तीनों वार्म विंड्स हैं, ठीक है। तीनों ही वार्म विंड्स हैं, तीनों ही अफ्रीका में ब्लो रही हैं, सिरोक्को, ठीक है, हरमट्टन और खमसिन, ठीक है, हरमट्टन एंड खमसिन, क्लियर। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये सिरोक्को जो है ये ब्लड रेन, ठीक है, इसको बोलते हैं कि ये ब्लड रेन कॉज करती है। कैसे? देखो, ये सिरोक्को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। अभी वैसे तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई है, आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है, बट अभी एक कॉम्पोनेंट बचा हुआ है जहाँ पे मैं आपको सारे माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट ये सब पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। लेकिन कल से आप लोगों की इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिरोक्को जो है यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, लाल कलर की मिट्टी है। तो जब ये मिट्टी यहाँ से हवा चलती है तो मिट्टी को उठाती है, यहाँ पे है आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यहाँ से पानी उठाते हुए यहाँ पे बारिश करती है, जो कि एक तरह की लाल कलर की थोड़ा सा होता है वो, तो इसलिए इसको हम ब्लड रेन बोल देते हैं, ठीक। खमसिन जो है, आप ये कौन सा देश है जरा बताइए जल्दी से कॉमेंट में, कौन सा देश है ये है इजिप्ट। तो इजिप्ट में ब्लो होती है खमसिन, ठीक है, इजिप्ट में ब्लो होती है खमसिन। और हरमट्टन की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लो हो रही, इसको बोलते हैं गिनिया कोस्ट, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया करके, मतलब गिनिया करके कंट्री है, तो किसको गिनिया कोस्ट बोलते हैं, हरमट्टन। इसको हम डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये वहाँ पे थोड़ी सी राहत देती है वहाँ के लोगों को, तो इसलिए इसको डॉक्टर विंड बोल देते हैं। तो ये है हमारी वार्म विंड्स। वैसे तो हमारी इंडिया में भी ब्लो होती है लू। लू भी क्या है? लोकल विंड, और वो भी एक वार्म विंड है, ठीक। अभी आते हैं कोल्ड विंड पे, ठंडी ठंडी विंड्स पे। तो यहाँ पे बोरा एंड मिस्त्राल, ऐसे याद कर लो जैसे नहीं, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे भाई जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं तो उनको क्या, बोरा है ना, बोरा डाला जाता है उन पे, बोरा तो सभी लोग जानते होगे ना, तो वो बोरा डाला जाता है सर्दियों के टाइम पे। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो बोरा है वो आपकी कैसी कोल्ड विंड होगी, ठीक है। बोरा एंड मिस्त्राल, बोरा एंड मिस्त्राल, क्लियर यहाँ तक। तो ये भी हो गई सारी हमारी, बोरा एंड मिस्त्राल हो गई। एंड ये हमारी बच्ची होगी यहाँ पे ब्रिक फील्डर, ठीक है। ब्रिक फील्डर हमारी ये भी वार्म विंड है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, वार्म विंड्स हमारी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वार्म में ही आ जाएगी ब्रिक फील्डर, जो कि कहाँ की है, ये है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की। चिनूक कहाँ की है? यूएसए की। सैंटाना कहाँ की है? यूएसए की। सिरोक्को, हरमट्टन, खमसिन कहाँ की हैं? अफ्रीका की। और लू तो आप जानते ही हैं। बोरा एंड मिस्त्राल कहाँ पे है? बोरा एंड मिस्त्राल है आपकी, ये है यूरोप में, ठीक है। एंड एक तो हमारी छूट रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है फोन, ठीक है। ये जो फोन है ये भी एक वार्म विंड है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोन। ये कहाँ पे ब्लो होती है? ये आल्प्स जो माउंटेन्स रेंज है, आल्प्स माउंटेन रेंज, जो कि यूरोप में पड़ती हैं माउंटेन रेंज, वहाँ पे ब्लो होती हैं फोन। यहाँ पे आप देख लो, ये हैं, ठीक है, फोन। बाकी बोरा एंड मिस्त्राल हमारी कैसी हैं? कोल्ड विंड्स हैं। बाकी आपको जो यहाँ पे दिख रही हैं वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पेम्पेरो वगैरह, ठीक है। इतने में ही आपका क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा, ऑलराइट। बाकी तो चलो अब यहाँ पे है तो ये भी लिख देते हैं, ये कोल्ड विंड है आपकी, ठीक है। पेम्पेरो कोल्ड विंड है, जो कि साउथ अमेरिका में ब्लो होती है। बाकी तो ये बर्ग और हबूब और ये सदर्ली, कारबूरन, बूरन, ये सब देखने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लोकल विंड भी। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ विंड, परमानेंट देख लिया, लोकल देख लिया, अब आते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होते हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज यानी कि जो ज़मीन से चलती हैं पवन और जो समुद्री पवनें होती हैं। देखो होता क्या है, लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो रैपिड, जल्दी हीटअप हो जाती है और जल्दी कूल डाउन हो जाती है, रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग दिखाती है, रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग। वहीं अगर हम बात करें जो वाटर होता है, वाटर की प्रॉपर्टी ये होता है कि स्लो हीटिंग एंड कूलिंग होती है, ठीक। अब तुम मुझे बताओ कि ये दिन का समय है, तुम भूल जाओ ये जो यहाँ पे एरो बने हुए, तुम एकदम उस पर फोकस मत करो अभी, ठीक है। कैमरा मैन तुम जल्दी यहाँ से पे फोकस करो, यहाँ पे, कि लैंड जो है, ज़मीन है, वो जल्दी गर्म होती है, दिन का समय है, इंसोलेशन तो बराबर रिसीव हो रहा होगा ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो है आतपन वो बराबर रिसीव हो रहा होगा। कौन जल्दी हीटअप हो जाएगा? अभी बताया लैंड, ये धीरे धीरे हीटअप होंगी। तो मुझे ये बताओ रिलेटिव लो और हाई प्रेशर कहाँ बनेगा?
ये क्योंकि लैंड जल्दी हीट अप हो रही है, तो जहाँ हीटिंग ज़्यादा होती है तो उसको हम लो प्रेशर बोलते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हीट अप होगी तो इसके कंपैरिजन में ये हाई प्रेशर होगा। विंड क्या है, विंड कहाँ चलती है, हाई से लो, तो बस यहाँ से पवन उठेगी विंड, और यहाँ से विंड चलेगी। और विंड का नाम कैसे पड़ता है, जहाँ से वो चलना स्टार्ट करती है, तो दैट इज़ वाई डे टाइम में चलेगी क्या, सी ब्रीज, ठंडी ठंडी सी ब्रीज, कूल सी ब्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे सी ब्रीज, तो जो कोस्टल इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको गर्मियों में इस तरह से ठंडी ठंडी हवा देखने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है। नाइट में क्या होगा, नाइट में तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। नाइट में वो जो यहाँ पे एक तरह से इंसोलेशन रिसीव किया था अर्थ सरफेस ने, फिर डिफरेंट सरफेसेस ने, बिकॉज हमने देखा था कि काफ़ी सारा पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको अल्बीडो बोलते हैं। हाईएस्ट अल्बीडो किसका होता है, कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे अब जो इंसोलेशन रिसीव हुआ था अब वो रिफ्लेक्ट होगा, तो लैंड जितना जल्दी हीट होता है उतनी जल्दी कूल भी हो जाता है, उतनी जल्दी कूल भी होता है, और लैंड और जो सी होता है जितनी धीरे धीरे गर्म होता है उतनी धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अब क्योंकि लैंड जल्दी से ठंडा हो जाएगा मतलब हाई प्रेशर, ये थोड़ा देर से ठंडा होगा, देर से ठंडा होगा मतलब लो प्रेशर, पवन चलेगी हाई से लो यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलेगी, और क्योंकि ये लैंड से चल रही है तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा लैंड ब्रीज। यहाँ पे तो लैंड ब्रीज कब चलती है, लैंड ब्रीज चलती है रात में, और सी ब्रीज कब चलती है, दिन में। सी ब्रीज कब चलती है, दिन में, यानी डे टाइम में। इज दैट करेक्ट, इज दैट क्लियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ें। ये क्या देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे, बताइए जल्दी से। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गेस करिए, किसी का कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो का सबसे ज़्यादा अल्बीडो होता है। 0.8 सबका सही है, ऋतुक, श्रेया, श्रद्धा सबका सही है, गौतम। साइक्लोन, ठीक। सिटीज़ में नहीं, भी जो कोस्टल इलाके होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे, ठीक है। चलो तो पढ़ने वाले हैं साइक्लोन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। तो साइक्लोन आते क्यों हैं, साइक्लोन वैसे दो तरह के होते हैं, ठीक है। साइक्लोन होते हैं दो तरह के, लेकिन दोनों को भेज दो अभी तेल लेने के लिए अभी जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो। साइक्लोन ओरिजिनेट होता है लो प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर की वजह से, निम्न दाब की वजह से क्रिएट होता है। जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया वहाँ पे साइक्लोन बन जाता है, और सराउंडिंग में हाई प्रेशर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक यही कंडीशन नहीं होती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे मान लो कि हमारे घर के बगल में एक नाला है तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो वहाँ पे साइक्लोन आ जाएगा, नहीं। साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशंस ये होती हैं, पहला तो ये कि लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, यानी कि समुद्र में आते हैं, पहली बात तो ये है समुद्र में, ठीक है, समुद्र में आते हैं ये जो हमारे साइक्लोन्स होते हैं, इनको लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। चलो अभी दोनों को तेल लेने भेजा तो दोनों को बुला लो देखो हमारे दो तरह के साइक्लोन होते हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ये होता है हमारा ट्रॉपिकल एरिया, तो बहुत आसान है, कैसे, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, टेम्परेट कौन से होते हैं। तो भाई जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो साइक्लोन आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और जो टेम्परेट एरियाज़ में आते हैं उनको टेम्परेट बोलते हैं। तो हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लोन आएंगे उनको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे। और जो टेम्परेट एरिया यानी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे जो आएंगे उनको टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे, शीतोष्ण चक्रवात बोलेंगे, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे, शीतोष्ण चक्रवात बोलेंगे, इन्हीं को ही हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोल देते हैं, अभी आगे देखेंगे, इस वजह से मैं ज़्यादा इस पर फोकस अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बात इसलिए तुम्हें बताई कि ये जो टेम्परेट वाले हैं ना इनको समुद्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं फेवरेबल कंडीशंस, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्लियर। तो लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर कितना, रफली 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लो प्रेशर क्रिएट करना है ना, तो अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, इन वर्टिकल विंड स्पीड, ठीक।
अब होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्योंकि हवा यहाँ पे उठ रही है ना, तो इसी वजह से तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है। तो लो प्रेशर क्योंकि क्रिएट हुआ है और क्योंकि समुद्र में, तो समुद्र में पानी लेके उठेंगी ये। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्टिकली विंड चल रही हो, तो अगर वो चल रही होंगी तो वो डिस्टर्बेंस जब बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देंगे उनके फॉर्मेशन में, तो वो बन नहीं पाएगा। इसने क्या किया भाई, हमें सी सरफेस टेम्परेचर क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हवा उठेगी पानी लेके, और उतना ही ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन बनेगा हमारा, अच्छा खासा साइक्लोन बनेगा। ठीक है। तीसरी अगर बात करें, दैट इज़ अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। इस तरह से अपर में जब ऊपर एयर जाए तो उसका डाइवर्जेंस होना चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा क्यों। अपर एयर डाइवर्जेंस सो दैट क्लाउड्स बने। अब कल मैंने आपको बताया था जब साइक्लोन आता है तो कौन से तरह के क्लाउड्स यानी कि बादल बनते हैं। दो तरह के बादलों से मिलके बने थे। एक तो वो बादल जो ओपेक होते हैं, रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, और एक वो जो वूल शेप के होते हैं जिनका बेस फ्लैट होता है, उनको क्या बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। तो ध्यान रखना, इनमें जो साइक्लोन में जो क्लाउड बनते हैं उनको बोलते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, जो बहुत भयंकर बारिश करते हैं। दीज आर द क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट। तो इसीलिए इनका अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। ठीक है। एंड प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट इज कि कॉरियोलिस फोर्स होना चाहिए। अभी आपको समझ में आएगा कॉरियोलिस फोर्स क्यों होना चाहिए। देखो ऐसे समझो, ये है आपका लो प्रेशर। ठीक, ये लो प्रेशर है, इसके आसपास है हाई प्रेशर, इसके आसपास है क्या, हाई प्रेशर, इसके आसपास है हाई प्रेशर। ठीक, समुद्र में लो प्रेशर बन गया और उसके आसपास है हाई प्रेशर। विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई से लो चलेगी, हाई से लो चलेगी, हाई से लो चलेगी, हाई से लो चलेगी। अब मैं ये बात कर रहा हूँ नदर्न हेमिस्फीयर की, तो विंड डिफ्लेक्ट भी होंगी। क्यों, क्योंकि कॉरियोलिस फोर्स जो लग रहा है, कॉरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग तरह का डिफ्लेक्शन करता है। इसी वजह से मैंने अलग से लिख दिया नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर डिफ्लेक्शन करता है, राइट की ओर डिफ्लेक्शन करता है, राइट की ओर डिफ्लेक्शन करता है, राइट की ओर डिफ्लेक्शन करता है। ठीक है। अब ये जो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो तो रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएटेड एक तरह से लो प्रेशर की वजह से, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये विंड्स इधर को मुड़ेंगी, 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 और ये चक्रवात बन गया ऐसे करके। ठीक है, वो अभी अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये किस तरह से घूमने लगी विंड्स, ये डायरेक्शन है घूमने का, आप नोटिस कर लो यहाँ पे, इस तरह से विंड घूम रही हैं इस तरह से। और ये कौन सा डायरेक्शन होता है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं, जो साइक्लोन्स होते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ ये क्लॉकवाइज घूमेंगे। देखो यहाँ पे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे घूम रहे हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका इंडिया है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाली खाड़ी, ये इंडिया है, ये अरेबियन सी है। सी से मतलब नहीं कौन से सी में है, घूमेगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक, और जो सेंटर में ये है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लोन की आंख, आई ऑफ साइक्लोन। ये बहुत ही काम रीजन होता है, काम रीजन होता है। नो क्लाउड्स, यहाँ बादल नहीं होते हैं, और इसके अराउंड कौन से बादल होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, बहुत भयंकर वाले बादल होते हैं। तो यहाँ पे तुम आई को देख पा रहे होगे, नोटिस क्लियरली, ये है जो, ये इसको बोलते हैं आई। ठीक है, यहाँ पे भी आप आई को क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये है आई, ये सेंटर में देखो आई है, उसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। यहाँ पे तभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जब साइक्लोन अंदर गया ना, तो जब ये आई वाला पार्ट पहुंचेगा कोस्ट में, तो उस समय बारिश रुक जाती है। तो जब साइक्लोन आता है तो बहुत भयंकर बारिश लेके आता है, क्योंकि ये पार्ट बादल है, ये बादल है। लेकिन जब आई पहुंचेगी वहाँ पे, तो थोड़े टाइम के लिए बारिश रुक जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई क्लाउड नहीं है। ध्यान रखना, क्लाउड उसके अगल बगल बने हैं, अपर एयर डाइवर्जेंस की वजह से बने हैं। ठीक, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि क्या क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए क्या क्या स्थितियाँ ज़रूरी होती हैं। इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट जगहों में इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। ठीक है, बट बिफोर दैट ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना कि एंटी क्लॉकवाइज ये नदर्न हेमिस्फीयर में घूमेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, मैं बना के दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज अब आप बना सकते हो कि सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे हाई से लो जाएगा और वहाँ पे लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन होगा, तो अब वैसे बात है उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, घड़ी की दिशा में। ठीक, और एक चीज़ चलो बाद में देखेंगे डिफरेंट नेम्स इसके क्या हैं। तो इसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है।
अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपने हरिकेन सुना होगा, जैसे कि आपने टाइफून सुना होगा, आपने विली विली पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, लेकिन विली विली भी नाम है। और साइक्लोन को साइक्लोन भी कुछ एरिया में बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें हरिकेन, ये कहाँ पे बोला जाता है, तो जो हमारा अटलांटिक ओशन वाला जो रीजन है वहाँ पे साइक्लोन जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं हरिकेन के नाम से। वो लोग वहाँ पे नामकरण किए हुए हैं, है साइक्लोन ही, बस हरिकेन बोल देते हैं। टाइफून की अगर बात करें तो ये साउथ चाइना सी वाला जो रीजन है, जैसे फिलीपीन, चाइना, जापान वाला जो रीजन है साउथ चाइना सी, वहाँ पे इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक। विली विली के नाम से ऑस्ट्रेलिया वाले इसको विली विली के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत गए देखो, ठीक है। साइक्लोन के नाम से हम इंडिया वाले, हम इंडियंस इतना थोड़ी ना करेंगे नामकरण कि इनका अलग से नामकरण करें, ठीक है। साइक्लोन है तो साइक्लोन ही रहो ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्या एक क्वेश्चन जो एसएससी में तो अभी तक आई थिंक पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है, बाकी एग्जाम में बनता है, एंड दैट इज़, ये मैंने दो पिक्चर्स ऐसे नहीं लगाई हैं, वो जानबूझ के मैंने यहाँ पे लगाई हैं। ये है बे ऑफ बंगाल जहाँ पे साइक्लोन ओरिजिन हो रहा है, और ये है अरेबियन सी। इतना तो सबको पता होगा ना, ये अरेबियन सी है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है ये। और ये क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है बे ऑफ बंगाल। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बंगाल की खाड़ी में क्यों ज़्यादा चक्रवात आते हैं, क्यों ज़्यादा साइक्लोन आते हैं अरब सागर के कंपैरिजन में, क्यों ज़्यादा चक्रवात आते हैं। कारण इसका ये है, पहला कारण तो ये कि क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, तो उसकी वजह से फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं। सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती, सिर्फ यही कारण नहीं है, सिर्फ यही कारण नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया मिलता है, यहाँ पे उतना ज़्यादा इसको एरिया नहीं मिलता, बिकॉज लैंड मास यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए दूसरा कारण। तीसरा कारण ये है कि जो साइक्लोन होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ऐसे चलते हैं साइक्लोन, ऐसे तुम्हें याद दिख रहा होगा, ऐसे चल रहा है। कुछ साइक्लोन हैं बिल्कुल एंटर करते हैं अरेबियन सी के थ्रू, भी काफ़ी सारे, भी रिसेंटली भी काफ़ी सारे साइक्लोन आए हैं जो यहाँ पे गुजरात में हिट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे साइक्लोन का मूवमेंट होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। क्यों होता है वो भी समझ लो। देखो यहाँ पे आओ, साइक्लोन जो यहाँ पे बनेगा, जो साइक्लोन यहाँ पे बनेगा, जो साइक्लोन यहाँ पे बनेगा, उसको ये जो नॉर्थ ईस्टर्लीज हैं या फिर साउथ, मान लो यहाँ बन रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ ले के चलेंगी, बोलेंगी चलो वेस्ट की तरफ, तो इसीलिए साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट में चलता है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्लीज ईस्ट से वेस्ट में भाग रही हैं, इसलिए तो उस साइक्लोन को भी ईस्ट से वेस्ट में लेके चलती हैं। और क्योंकि 0 डिग्री पे इक्वेटर पे कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है, 0 होता है कॉरियोलिस फोर्स, इसलिए इक्वेटर पे नो साइक्लोन, कोई साइक्लोन नहीं बनेगा चक्रवात पे, क्योंकि साइक्लोन बनने के लिए घूमना ज़रूरी होगा, और घूम तो पाएंगे ही नहीं इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ पे तो कॉरियोलिस फोर्स 0 होता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो एक बड़ा फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों बंगाली खाड़ी में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, तो क्योंकि हमारी ज़्यादातर नदियाँ, हम कल से जब इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे रिवर्स वाले टॉपिक में, कि ज़्यादातर हमारी नदियाँ पूर्व की तरफ बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिनको कि हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो हमारे शीतोष्ण कटिबंध के जो हमारे चक्रवात होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स। अब क्योंकि ये साइक्लोन्स हैं तो ये भी लो प्रेशर के अराउंड ही बनेंगे, लेकिन बनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है क्यों कैजुअल है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन बनते हैं, पहली बात तो ये टेम्परेट एरिया में बनेंगे, ये बनते हैं लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से नहीं, ये बनते हैं फ्रंटोजेनेसिस की वजह से। फ्रंटोजेनेसिस, हाँ फ्रंटोजेनेसिस, ये क्या होता है, ये होता है जब फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रंट्स, ये क्या होता है, हाँ फ्रंट्स, अब इसको बताते हैं फ्रंट्स होता है क्या। तो फ्रंट्स बनते हैं जब दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु मिलती हैं आपस में, जैसे कि ये है हमारा ग्लोब, ठीक है। अब हमें पता है इक्वेटर से कौन सी जाएंगी, वार्म विंड जाएंगी, ठीक है, और ऊपर से कोल्ड विंड आएंगी, यहाँ से ठंडी ठंडी विंड आएंगी। तो ये दोनों यहाँ से गई, ये यहाँ से आई, ठीक है। तो ये विंड जब वार्म विंड पहुँचती है, बोलती है कोल्ड विंड से और लड़ लो। कोल्ड विंड बोलती ज़्यादा गर्मी चढ़ी क्या है, अभी तुम्हारी गर्मी शांत करते हैं, बस हो जाती है लड़ाई इनकी। और जब लड़ाई होती है तो घर 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 ऐसे करके घूमने लगती हैं, बस बन जाता है साइक्लोन। ये जहाँ पे भी कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास से मीट करता है, वहाँ पे फ्रंट बन जाता है, इसी को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। अगर कोल्ड विंड वहाँ से स्पीड से आ रही है तो वो वार्म एयर मास को उठा के फेंक देगी और वहाँ बन जाता है ऑक्लूडेड फ्रंट। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। ऑक्लूडेड फ्रंट बन जाता है, हवा जो, क्योंकि कोल्ड विंड नीचे डेंसर होती है
तो नीचे चपक के चलेगी एकदम, वो उठा के फेंक के मारेगी किसको, ऊपर, वार्म वेंट को। इसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो फ्रंट समझ गए, फ्रंटोजेनेसिस समझ गए कि फ्रंट कहाँ बनते हैं, जहाँ कोल्ड एयर मास यानी जहाँ दो भिन्न स्वभाव वाली जो वायु हैं आपस में मिलती हैं, घूमने लगती हैं, और इसकी वजह से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाते हैं। क्लियर है? ये भी आपके ईस्ट से वेस्ट में ही सॉरी, ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है ये वेस्ट से ईस्ट में चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्ली चल रही है ना। ये लोग कहाँ बन रहे हैं, ये मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में बन रहे हैं। मिड लैटिट्यूड जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब 30 से वो 40 डिग्री वाला जो रीजन है वो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्लीज ब्लो हो रही हैं तो ये लोग वेस्ट से ईस्ट ब्लो होते हैं। तो चलो डिफरेंस समझ लेते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट में डिफरेंस क्या होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को ही टेम्परेट, टेम्परेट को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है, ये सिर्फ ओनली इन सी इनका फॉर्मेशन होता है, सिर्फ समुद्र में बनते हैं। ये समुद्र और जमीन दोनों में बनते हैं, ये जमीन में कभी बन ही नहीं सकते हैं ट्रॉपिकल वाले, ठीक है, ट्रोपोकल, ठीक है, ट्रॉपिकल। दूसरा इसका डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये है कि ये ईस्ट से वेस्ट में मूव करते हैं, ये वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। ये क्यों ईस्ट से वेस्ट में मूव करते हैं, ईस्टर्लीज की वजह से। ये क्यों वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं, वेस्टर्लीज की वजह से। तीसरा है, ये कम आते हैं, ठीक है, यानी कि लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, लेस इन फ्रीक्वेंसी, कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो कायदे की तबाही भी मचाते हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव, बहुत भयंकर तबाही मचाते हैं ये। अब कितनी तबाही मचाएंगे वो डिपेंड करेगा कि मॉइस्चर कितना है इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा आते हैं, मोर इन फ्रीक्वेंसी होते हैं, अक्सर आते हैं। लेकिन क्योंकि जिसको अक्सर गुस्सा आता है उसका गुस्सा कोई ज़्यादा खास गुस्सा होता नहीं है, यानी कि लेस डिस्ट्रक्टिव। जिसको कम गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आता है फिर उसको जब भी आता है ना। तो ये हमारे हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ट्रॉपिकल और ये तो एक की डिफरेंस है ही है कि ये ट्रॉपिक्स में आते हैं और ये आपके टेम्परेट एरियाज़ में आते हैं। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं? बताइए जल्दी से, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? कोई बीके अली होगा जो आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया। समझ सकते हैं बेटा तुम्हारा दर्द। चलो क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, एंटी साइक्लोन देखते हैं। अब तुम्हारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए या अल्लाह अभी एंटी साइक्लोन ही बचा है, बहुत छोटा सा है। देखो, एंटी साइक्लोन साइक्लोन का एकदम ऑपोजिट होता है। अब साइक्लोन लो प्रेशर के अराउंड बन रहा था, ये हाई प्रेशर के अराउंड बनेगा। तो यानी इसके अराउंड क्या होगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। यानी विंड चलेगी सेंटर, यानी केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, सेंटर से बाहर की ओर निकलेगी। वहाँ पे क्या हो रहा था, लो प्रेशर अंदर था ना, तो परिधि से केंद्र की ओर चल रही थी। यहाँ पे केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि सेंटर से बाहर निकलेगी। अब क्योंकि ये मान लो कि नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर का केस ले लेते हैं, तो विंड राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, विंड राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, विंड राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, विंड राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी। ये कैसा घुमाव है, ये क्लॉकवाइज घुमाव है ये, ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो इसीलिए जो एंटी साइक्लोन होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, प्रति चक्रवात बोल देंगे इसको, ठीक है, प्रति चक्रवात। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मुझे पता तुम्हारा भेजा खराब हो रहा होगा, अभी रुक जाओ, ठीक है, तुम्हें भेजे को सही कर देते हैं। एक बस तुम एक याद कर लो, तुम ये याद कर लो कि जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन वो नदर्न हेमिस्फीयर में, तुम सीधे रट्टा मार लो। वैसे तो मैंने तुम्हें समझा भी दिया था इसे बना के, लेकिन तुमसे समझ नहीं आ रहा, या फिर तुम अगर भूल गए तो उस केस के लिए मैंने बना के यहाँ पर लिख दिया, सो दैट आप बना के वहाँ देख लो। नदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज, बस खत्म मामला। तो सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी साइक्लोन पे अगर आते हैं, एंटी साइक्लोन, क्योंकि नाम में साइक्लोन के आगे एंटी लग गया तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी नदर्न हेमिस्फीयर में ये, अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉक हो जाएगा, और क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉक है तो नीचे एंटी क्लॉक हो जाएगा, खत्म, सिंपल, ठीक है। एक बस याद कर लो, चारों याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब आते हैं वेदर वर्सेस क्लाइमेट, कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। तो वेदर और क्लाइमेट में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वेदर होता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, हम बोल सकते हैं
और ये होते हैं, क्लाइमेट की बात करें, लॉन्ग टर्म चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस। ठीक है, एकदम सिंपल टर्म से मीनिंग समझो कि फॉर एग्जांपल आज मान लेते हैं कि आपकी सिटी में बारिश हो रही है जोर की, ठीक है, आप रहते हैं राजस्थान में, पता चला आपके यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और मैंने बोल दिया कि आपके यहाँ पे मैं आया, ठीक है, और मैंने बोल दिया यार यहाँ पे तो बड़ा रेनी सीज़न है, तुम तो बहुत, यहाँ पे के जो छत होने चाहिए वो तो इस तरह से होनी चाहिए, या तो यहाँ पे तो बहुत बारिश होती है, तो यहाँ पे रेनी मतलब बहुत, यहाँ का क्लाइमेट रेनी है। तो क्या ये बोलना सही होगा? नहीं, गलत होगा ये बोलना। क्यों? क्योंकि वो आपको ही पता है कि वो आज बारिश हो रही है, वैसे तो यहाँ पे चमक के धूप पड़ती है और उतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो यानी कि उस दिन का वेदर रेनी है, क्लाइमेट रेनी नहीं है। तो क्लाइमेट में हम 30 साल के डेटा को लेते हैं, इस पर क्वेश्चन बन चुका है सीजीएल में कि कितने साल के डेटा को लेते हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट में 30 साल के डेटा को लेते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए, फिर ये बताने के लिए कि किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा। सर वो मैं लास्ट में आंसर कर दूंगा, ठीक है, इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड हुआ करे कुछ तो वो बताया करो, ठीक। तो 30 साल के डेटा को लेते हैं क्लाइमेट में, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट, सिंपल, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो 30 साल के डेटा को कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा 30 साल में बैंगलोर में खूब ठीक ठाक बारिश हो रही है, तो हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, यहाँ का नॉर्मल क्लाइमेट है, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये होती क्या है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, एंड दैट इज़ क्वेपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्वेपन करके हमारे एक साइंटिस्ट हुए, सर नॉट साइंटिस्ट, आप जोग्राफिस्ट बोल सकते हैं, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में बांट दिया इन 1918 में 1918 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया इन्होंने? एम्पेरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने, ठीक है, जिसके तहत इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा, जिसको इन्होंने अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया, ए बी सी डी एंड ई, ABCDE, ठीक। 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स 1918, और इन्होंने कुछ लेटर्स का यूज़ किया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है। ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल, यानी जहाँ जहाँ पे ट्रॉपिक्स वाला रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ हम कैपिटल लेटर ए का यूज़ करेंगे, ट्रॉपिकल, ठीक। ये होता है वार्म टेम्परेट, ये होता है वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट का मतलब ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, बिल्कुल है, गर्मी दबा के पड़ रही होगी, ठीक है। ये है आर्कटिक सर्कल, ये एंटार्क्टिक सर्कल, ये शीतोष्ण क्षेत्र है, टेम्परेट एरिया है। लेकिन यहाँ जितनी सर्दी पड़ रही होगी, ध्यान से देखना, यहाँ जितनी सर्दी पड़ रही होगी, क्या ट्रॉपिक्स के ऊपर, जस्ट ऊपर, जैसे कि इंडिया जो है, बीचों बीच इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, करके रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला रीजन ट्रॉपिकल और इसके नीचे ऊपर वाला टेम्परेट। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि जैसे तुम इसको क्रॉस करो यहाँ बर्फबारी पड़ने लगती है और यहाँ धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। उसके पीछे तो हमारे हिमालय भी एक रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि एकदम कोई लाइन है, बस लाइन की इधर खूब जोर की बर्फ़ और यहाँ पे खूब जोर की, क्योंकि हमें पता है इमेजिनरी लाइन सही है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं वार्म टेम्परेट, जो ट्रॉपिक्स के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे है, और जो दूर में यानी कि आर्कटिक के पास, उसको हम कोल्ड टेम्परेट बोल देते हैं। तो ये सी का मतलब है कि ये मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जस्ट नीचे, तो इसको हम वार्म टेम्परेट बोल देते हैं, क्लासीफाई करने के लिए टेम्परेट रीजन्स को 2 पार्ट में, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कि टेम्परेट ये हो गया, ठीक है। डी होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, अभी मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप। और ई होता है पोलर टाइप, यानी कि बहुत भयंकर ठंडी, जैसे पोल्स में ठंडी पड़ती है। अभी वो स्मॉल पे कुछ मत फोकस करना। ए को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, सी को बोलते हैं कोष्ण शीतोष्ण, डी को बोलते हैं शीत हिमवन जलवायु, ई को शीत जलवायु। ये एफ वगैरह नहीं देखना है, ठीक। अब तुम एक चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे एक बेचारा वेट कर रहा है कि हमारी बारी कब आएगी। वो कौन है? वो बी है। ये बारी का इंतज़ार क्यों कर रहा है? क्योंकि
ये जो क्लासिफाई किया गया है ये प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे किया गया है, जहाँ पे बारिश कम होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी लेटर का। यानी कि इसका बेसिस का क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बारिश, दैट इज प्रेसिपिटेशन। कल देखे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जिसमें बारिश होती है, रेनफॉल होती है, हेल, स्नो, स्लीट, ये सब होते हैं। ठीक है। एंड व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, जरा कमेंट में लिखो जल्दी से कि संघनन के डिफरेंट रूप क्या होते हैं। ट्रॉपिकल हमने टेम्परेचर के बेसिस पे किया, वार्म टेम्परेचर के बेसिस पे, कोल्ड स्नो टेम्परेचर के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। तो ये जो 5 हैं इनमें से 4 हैं टेम्परेचर के बेसिस पे और 1 है प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, बी वाला है प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। क्लियर है? अब इन्होंने कुछ स्मॉल लेटर्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि एम, एस, डब्ल्यू, एफ। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है, कौन से कलर का इस्तेमाल करें बताओ जल्दी से, ये कर ले। एम का मतलब होता है मॉनसून टाइप, अभी सब समझ में आ जाएगा। एस का मतलब होता है समर ड्राई, जहां पे गर्मियों में बारिश नहीं होती है, समर ड्राई बोलते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, और एफ का मतलब होता है, इसे समझ लो, फुल बारिश। ठीक है, जहां पे खूब ढेर सारी बारिश होती हो। ठीक, एक बस पॉइंट और समझ लो, एंड दैट इज कि स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू में अंतर होता है। स्मॉल डब्ल्यू तो विंटर ड्राई दिखाता है, कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट को दिखाता है, रेगिस्तान को दिखाता है। ठीक है, ये विंटर ड्राई को स्मॉल डब्ल्यू और ये कैपिटल डब्ल्यू डेजर्ट को दिखाता है। अब आ जाओ यहाँ पे जल्दी से भाग के। ठीक है, चलो अब मैं तुमसे क्लाइमेटिक अब मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूँ कि कैसे इनको क्लासीफाई करोगे। ठीक है, वैसे तो अभी ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी उत्तर प्रदेश वाला जो हरा हरा दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे इसको? तो अब खुद ही सोचो, ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरह से गुजरती है कर्क रेखा की अगर हम बात करें, यानी कि कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, यानी कि वार्म टेम्परेट है। वार्म टेम्परेट के लिए कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में पता है विंटर्स ड्राई रहती हैं, विंटर्स में बारिश नहीं होती है। सी डब्ल्यू देख लो, सी डब्ल्यू, जी को ई को छोड़ दो। ठीक है, जी को जाने दो ऐसी तैसी में, वो जी का मतलब यहाँ पे गंगा प्लेन्स है, लेकिन उससे आपको ये मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है, सी डब्ल्यू हो गया। नीचे क्या होगा? नीचे वाला ये ट्रॉपिकल है तो ए का यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी विंटर ड्राई होती है तो डब्ल्यू, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मानसून का इन्फ्लुएंस रहता है तो ए एम डब्ल्यू। ठीक है, या फिर ए डब्ल्यू, सिंपल। राजस्थान में डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो कैपिटल डब्ल्यू को तो भूल ही नहीं सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ड्राई होता है, तो कैपिटल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू छोड़ दो वो। ठीक है, जितना है बस 2 लेटर्स का खेल है, खत्म, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, ये है कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु का, अभी पढ़े नहीं है, कुछ लोगों को पता होगा क्या कि यहाँ पे बारिश होती है सर्दियों में, विंटर्स में, यानी समर में नहीं होती है, समर ड्राई होती हैं। तो समर ड्राई होती हैं तो बात की बात है। ये बताओ ट्रॉपिकल है कि वार्म टेम्परेचर, कैसा है? ट्रॉपिकल है तो कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ समर में बारिश नहीं होती, समर ड्राई होती है तो स्मॉल एस। ठीक, जम्मू कश्मीर ये सब पोलर टाइप है, बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे पोल्स में होती है, तो ई हो गया। ये अरुणाचल वाला क्षेत्र है, डी का यूज इसलिए किया बिकॉज डी का मतलब है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि यहाँ पे जंगल देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए खत्म हो गया खेल। ठीक है, तो क्वेपन क्लासिफिकेशन का यूज हमने कर लिया अपने मैप पे भी, और देख लिया, सबको प्लॉट कर लिया। इज दैट क्लियर? ऐसे हमारा एक मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है, भूमध्य सागर वाला रीजन है, वहाँ पे भी रेनफॉल विंटर में होती है, समर ड्राई होती हैं। समर तो ड्राई होती है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल में आता है कि टेम्परेट में आता है? तो ये टेम्परेट में आता है, ध्यान रखना। तो क्योंकि टेम्परेट में आता है तो कैपिटल सी स्मॉल एस का यूज़ करेंगे, वार्म टेम्परेट में आता है ये। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। अब बताओ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आज के जो टॉपिक्स हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं तभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कमेंट में कुछ और ही चल रहा होता है ना। बैच के हैंड रिटर्न नोट्स कहाँ मिलेंगे ऋषभ? बैच में मिलेंगे। आज क्लास वही ले रहे हैं जो गंगोर सिंगल है? अच्छा
क्या मतलब, मेरे को भी रोस्ट कर रहे हो तुम्हें? चलो फिर आगे बढ़ते हैं ओशन करेंट्स में। दुख, दर्द, पीड़ा, है ना। खैर, हंसदे चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि तकलीफ नहीं होती है ना, वरना मतलब है कि तकलीफन से डील करना होता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ओशन करंट्स देखते हैं, समुद्री जलधाराएं देखते हैं अभी रीजंस क्या होते हैं, क्यों ये स्टार्ट होते हैं, क्यों ये चलते हैं, मतलब जो हमारे ओशन करंट्स होते हैं। तो ओशन करंट्स के चलने के पीछे काफ़ी रीजंस है, जैसे कि एक रीज़न है इसका हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग बोल सकते हैं इसको। डिफरेंशियल हीटिंग का मतलब, अब हमें पता है कि, वो छोड़ दो वाला, अब यहाँ पे देखो ये है हमारे इक्वेटर, ठीक है, ज़्यादा हीटिंग होगी, ये पोल से कम हीटिंग होगी बिकॉज यहाँ पे स्लैंटिंग रेज ऑफ सन मिल रही होंगी, और यहाँ पे तो ऑल थ्रू आउट द ईयर हमें मिल रही होंगी क्या, सन की डायरेक्ट रेज। यहाँ ज़्यादा हीटिंग होगी इस वाले रीजन में। अब ज़्यादा हीटिंग होगी तो पानी ज़्यादा गर्म होगा, और जब पानी ज़्यादा गर्म होगा तो पानी जो गर्म होता है वो, जैसे जो गर्म हवा होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है, डेंस नहीं होती, लाइट होती है, ऊपर उठती है। उसी तरह ये गर्म जो पानी वो भी ऊपर उठता है, और जो ठंडा पानी हो तो थोड़ा नीचे बैठता है ड्यू टू डेंसिटी की वजह से। इसकी वजह से जो है एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, स्लोप क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से, आई थिंक वॉइस चला गया होगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर मूव करने लगता है। ठीक, दूसरा क्या रीज़न है विंड, जो हवा होती है, जैसे कि हमारी जो ट्रेड विंड है वो क्योंकि ज़ोर से चल रही हैं तो वो भी मूव करवाएंगी वाटर को, ओशन के वाटर को। करंट का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं ओशन करंट। करंट का मतलब होता है मूवमेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। ठीक, वैसे ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, ओशन वाटर का, तो इसलिए इसको ओशन करंट बोल रहे हैं। सिंपल, करंट का मतलब ही होता है मूवमेंट। ठीक है, तो विंड मूव कर रही हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि पानी इतना गहरा होता है, समुद्र इतना गहरा होता है, विंड पूरे पानी को लेकर चलेंगी साथ में, नहीं। इसीलिए ओशन करंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा अगेन वही अमिताभ बच्चन वाला मीम, तो ओशन करंट्स की अगर बात करें तो दो तरह के होते हैं। एक तो हम सरफेस वाटर होता है, सरफेस वाटर ओशन करंट, और दूसरा होता है डीप सी करंट, सरफेस करंट और डीप सी। तो जो विंड होती हैं वो सरफेस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, सरफेस का पानी लेके चलती हैं ये, और सरफेस ओशन करंट्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10% ऑफ ऑल दी ओशन करंट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूरा पानी मूव कर रहा है उसमें से 10% सरफेस का मूव कर रहा है और 90% डीप सी का मूव कर रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सच क्वेश्चन बना तो नहीं है लेकिन हाँ ये होता है फैक्ट। तो ज़्यादा मैं इसलिए बोल देता हूँ ताकि लोड ना लो तुम इसको रटने में, ठीक है, देख लो बस, और जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे तो मैं अलग से बता ही देता हूँ। तो विंड भी इसके पीछे का एक रीज़न होती है, ठीक है, और डेंसिटी डिफरेंस भी जो कि एक्चुअल में हीटिंग और अदर फैक्टर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है, ये भी हो जाएगा। एंड एट लास्ट हाउ कैन यू मिस द फोर्स, जरा बताओ कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा वो बताओ, जिसकी वजह से ये पानी इतना घूम रहा है। ये देखो पानी सीधे चल सकता था लेकिन घूम रहा है, पानी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ये घूम रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी विंड्स भी मूव कर रही थी, घूम रही थी। इज दैट क्लियर। और हमारा पांचवा फैक्टर इसमें आप बोल सकते हो जो हमारी कोस्ट लाइन होती है। कोस्ट लाइन मतलब, कोस्ट लाइन का मतलब होता है ये, जैसे कि ये एक करंट है, ये एक करंट है, ये सीधे चला जाता लेकिन ये कोस्ट इस तरह से कि बेचारा घूम गया, ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से भी घूमा लेकिन ये कोस्ट की वजह से भी घूमा, डिफ्लेक्ट हो गया। ये ऐसे सीधे चला जाता लेकिन कोस्ट की वजह से ऐसे घूम गया, तो कोस्ट लाइन भी इन्फ्लुएंस करती है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे दो तरह। ये एक तो है रीजंस, इससे क्वेश्चन बनने के कम चांस रहते हैं, बट फिर मैं बता दिया मूव क्यों करता है, पूछ लेगा तो भी आप कर दोगे। सबसे प्रमुख जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो होते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना से पूछेगा, करने को बोलेगा कि इसमें से नाम दे देगा, इसमें से वार्म कौन सा है, इसमें से कोल्ड कौन सा है, गर्म कौन सा है, ठंडा कौन सा है। अब तुम एक चीज को देखो, यहां से जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ चलेगा वो वार्म ही होगा ना, और जो पोल से ऊपर की तरफ आएगा वो कोल्ड होगा। इसमें तो कोई समझने वाली दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी गर्म ज़्यादा होगा, पानी गर्म ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो चलना स्टार्ट करेगा वो गर्म होगा, यहाँ से जो चलना स्टार्ट करेगा वो गर्म होगा, यहाँ से जो चलना स्टार्ट करेगा वो गर्म होगा, वो गर्म होगा, वो गर्म होगा। ठीक है, लेकिन जो नीचे से आएगा वो ठंडा होगा, नीचे से आएगा ठंडा होगा, नीचे से आएगा ठंडा होगा, ऊपर पोल से जो आएगा ठंडा होगा, ठंडा होगा। ठीक, ये ठंडा होगा। अब तुम ज़्यादा अपना इसमें दिमाग मत लगाओ, देखना है तो देख सकते हो, ठीक है, बाकी मैं तुम्हें इसमें
टिरिक भी बता देता हूँ कि टिरिक क्या है, इसको याद करने की, टू लर्न दी ओशन करेंट्स, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएंगे। तो टिरिक मैं बता देता हूँ, टिरिक इज दिस कि बीपी, ठीक है, बीपी एक कंपनी का नाम है, ठीक है, बीपी एक कंपनी है जो गोल्फ का वर्ल्ड कप, ठीक है, गोल्फ का यहाँ पे आगे लिख दें या फिर चलो नीचे लिख देते हैं, वो गोल्ड का वर्ल्ड कप जीती है कैलिफोर्निया में, ठीक है, वर्ल्ड कप जीती है कैलिफोर्निया में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ ये है क्या, बी पी का मतलब क्या है, ठीक है। बी से है बेंगुएला, बेंगुएला करंट। पी से है पेरू करंट, जिसको कि हम हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जानते हैं। पेरू एक देश का नाम है, ये देखो यहाँ पे ये है जो ये देश है, यहाँ पे पेरू है, तो पेरू। हम्बोल्ट भी इसको जानते हैं, हम्बोल्ट करंट। कंपनी से कोई कंपनी नहीं है। जी से क्या है, जी से है गल्फ स्ट्रीम, सॉरी गल्फ स्ट्रीम नहीं होगा, गल्फ स्ट्रीम तो वार्म हो जाएगा, यहाँ पे हम कोल्ड वाले पढ़ रहे हैं बस। ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका, ठीक है, ग्रीनलैंड। ओ से हो जाएगा ओयाशियो, ओयाशियो। एल से हो जाएगा लैब्राडोर, लैब्राडोर। एफ से हो जाएगा फाकलैंड, ठीक है, ध्यान से देख लेना, फाकलैंड है, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना। डब्ल्यू से क्या है, डब्ल्यू से है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। सी से है कैनरी, कैलिफोर्निया से है कैलिफोर्निया। ये जितने भी मैंने लिखे हैं इसमें से कोई सिंगल भी वार्म ओशन करंट नहीं है, सारे कोल्ड ओशन करंट हैं। और हम वार्म के लिए कोई टिरिक नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, ये सारे अगर कोल्ड हो गए तो इसके अलावा जो भी बच गए वो वार्म हो गए, तो क्यों हमें वार्म अलग से पढ़ना। अब देखो एक एक करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बेंगुएला, ये रहा बेंगुएला, ठीक है। बी पी, पी से क्या था, पेरू, ये रहा पेरू, ठीक है। फिर क्या, कंपनी से कुछ नहीं था, गोल्फ। जी से क्या था, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है। बस कंफ्यूज मत होना, गल्फ स्ट्रीम भी है, जी से स्टार्ट होता है, लेकिन ये एक वार्म ओशन करंट है, बस इसमें कंफ्यूज मत होना। ओ से हो जाएगा ओयोशियो, एल से हो जाएगा लैब्राडोर, एफ से हो जाएगा फाकलैंड। यहाँ पे फाकलैंड ड्रॉ नहीं है वैसे तो, यहाँ पे फाकलैंड है इस तरह से, यहाँ पे ड्रॉ नहीं है तो छोड़ दो उसको, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फाकलैंड वाला। इंपॉर्टेंट वाले मैं फिर से बता दूंगा आपको अलग से भी। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है, वर्ल्ड कप, ठीक है। तो कप से हो जाएगा, सी से हो जाएगा कैनरी करंट एंड कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया हो गया। अब इसके अलावा जितने बचे गए वो सब वार्म वार्म हो गया। गल्फ स्ट्रीम वार्म हो गया, ब्राज़ील करंट हो गया वार्म, अगुलास हो गया, क्यूरोशियो हो गया, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। मोज़ाम्बिक मत याद करना, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से भूलना ही मत, कभी कभी भूल ही नहीं सकते हो तुम। गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, ये जो मैं इंपॉर्टेंट वाले जो सर्कल कर रहा हूँ, अलास्का, ठीक है, अगुल्हास, बेंगुएला, पेरू, ओयाशियो एंड क्यूरोशियो। अब बोलोगे सर तो सब तो ड्रॉ कर दिए, बहुत हैं ये, देख रहे हो ये सब मैंने नहीं लिए। जिनमें सर्कल मैंने कर रखा है वो आप भूल नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, ठीक है। कैनरी में भी सर्कल कर लो। ग्रीनलैंड नॉर्वेयन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन वाला भी उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट ये होता है कि जहाँ वार्म ओशन करंट कोल्ड ओशन करंट से मिलता है, जहाँ पे भी वार्म ओशन करंट, जैसे वहाँ पे हम देख रहे थे वार्म विंड अगर कोल्ड विंड से मिल रही तो क्या हो रहा था, कोल्ड विंड वार्म विंड आपस में लड़ गई थी दोनों, फ्रंटोजेनेसिस हो गया था, फ्रंट बन गया था और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन गए थे। तो यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं ना तो यहाँ पे क्रिएट होता है व्हाट, बेस्ट फिशिंग जोन्स। यानी कि अगर तुम्हें मछली चाहिए आज रात, ठीक है, बेस्ट फिशिंग जोन, तो जाला लेके सीधे पहुँचो कहाँ पे, नेटवर्क लेके, जहाँ पे तुम देख लो कहाँ कहाँ पे करंट्स मीट कर रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर, ये है न्यू फाउंडलैंड नामक जगह है, कनाडा में पड़ती है, सॉरी खालिस्तान में, न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पे लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा बेस्ट फिशिंग जोन। क्यूरोशियो, ओयोशियो ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, यहाँ पे मिलते हैं, तो बेस्ट फिशिंग जोन्स। तो ये दो बेस्ट फिशिंग जोन्स हैं, और ये जो है जहाँ पे दोनों मिलते हैं ना, तो ये फॉगी कंडीशंस क्रिएट करते हैं, और इसकी वजह से ये हार्बरिंग के लिए, हार्बरिंग का मतलब होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकते हैं, बहुत बेकार होती है ये, क्योंकि खुद ही सोचो अगर शिप्स आए और उनको दिखेगा नहीं फॉगी कंडीशंस की वजह से, तो दिक्कत हो जाएगी ना। और फॉग एक फॉर्म का कंडेंसेशन, अभी मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन आपसे पूछा था, तो ड्यू, फॉग, मिस्ट, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है, क्लाउड्स भी हमारे। एंड दूसरा इफेक्ट इज इन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर इज दैट इज कि जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट होते हैं वहाँ पे हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं,
रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। तुम्हें दिखाते हैं, आओ। ये कैनरी करंट है, यहाँ सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ये बेंगुला डेजर्ट है, यहाँ कालाहारी और नामीब डेजर्ट है। ये पेरू है, वर्ल्ड का सबसे सूखा, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट एटाकामा डेजर्ट यहाँ पे है। ठीक है, कैलिफोर्निया है कोल्ड करंट, यहाँ पे मोजावे और सोनरन डेजर्ट है। मोजावे और सोनरन अभी लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज वो उसकी क्लास नहीं है, वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, मोजावे और सोनरन डेजर्ट है यहाँ पे। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है, ठंडा है, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स हैं। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ से विंड चलेगी, पहली बात तो सर यहाँ पे ईस्टर्लीज चल रही हैं, इस तरह से ईस्टर्लीज चल रही हैं। ठीक है, वेस्टर्लीज तो ऊपर चल रही ना। दो कारण है इसके, एक तो यहाँ पे ईस्टर्लीज चल रही हैं, तो ईस्ट से जब आएंगी ये जो विंड आएंगी तो यहाँ से मॉइस्चर उठाएंगी, बारिश कर देंगी। जब यहाँ तक पहुँचेंगी तो उनके पास कोई मॉइस्चर बचेगा नहीं, वो ऑफ शोर हो जाएंगे। यहाँ से विंड आई आई आई, ठीक है, खूब बारिश, पानी लेके आई, बारिश कर गई, यहाँ तक आते आते कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, और पता चला थोड़ा बहुत यहाँ से विंड चलती भी हैं जो ऐसे करके, वो क्योंकि जब यहाँ पे आती हैं तो ठंडा करंट है, और ठंडा करंट से अगर ऊपर से जाएंगी तो खुद भी ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी विंड्स की, कोल्ड विंड की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तभी साइक्लोन में दबा के बारिश होती है ट्रॉपिकल वाले में। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बनते हैं जहाँ लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर का मतलब गर्मी कायदे की, और कायदे की गर्मी मतलब कायदे की गर्म हवा, और गर्म हवा की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी होती है। कोल्ड विंड की बहुत बेकार होती है। तो जब यहाँ से विंड थोड़ी बहुत चलेगी भी तो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी विंड की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो चलेगी भी तो मॉइस्चर जब है ही नहीं तो बारिश कहाँ से होगी। इसीलिए यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलते हैं हमें, रेगिस्तान। ठीक, खत्म हो गया हमारा टॉपिक। अब करेंगे इसके क्वेश्चंस। चलो भाई, तो अब करते हैं क्वेश्चंस। चलो करो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा आ गया। विच विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस रफली पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स? क्वेश्चन से सारा समराइज हो जाएगा श्रद्धा जी, ठीक है। आज क्वेश्चंस रहने दो, किस खुशी में रहने दे भाई आज क्वेश्चंस। तो विच विंड्स ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट लैटिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ थ्रू पैरेलल टू द तिब्बतन हाईलैंड्स? तो ये होती है हमारी जेट स्ट्रीम। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है बिकॉज ये जब मैं मानसून वगैरह पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आएंगी जेट धाराएं, जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो अभी इनको स्किप भी कर सकते हैं। विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स द राइट इन दी राइट एंड लेफ्ट इन दी नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली? ठीक है, ये बताइए। और कॉज क्या होता है इनका ओरिजिन का, वो भी बताइए। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ओरिजिन? तो यहाँ पे होता है ये कॉरियोलिस फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। और इनके पीछे का कॉज ऑफ ओरिजिन होता है अर्थ का रोटेशन, यानी कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है। एंड जो कॉरियोलिस फोर्स होता है वो जीरो होता है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, और मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है पोल्स पे, यानी कि ध्रुवों पे। आगे बढ़ते हैं। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज, पता ही जल्दी से। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। तो ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज, क्यों? क्योंकि लो प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन लैंड। लैंड टू सी चल रही है, लैंड टू सी चल रही है, मतलब लो प्रेशर, हाई प्रेशर है लैंड पे और सी पे लो प्रेशर है, ठीक है। हाई प्रेशर ना, वाटर कूल स्लो दैन, ये सही होगा, ठीक है। लैंड कूल स्लो, ये गलत है आपका। लो नहीं, हाई प्रेशर होगा लैंड पे, तभी तो लैंड से सी में चलेगी, यानी कि नाइट के टाइम पे। अब लैंड टू सी लिखा ही हुआ है, यानी कि ये क्या है, इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। कब चलेगी? नाइट के टाइम पे, और दिन के टाइम पे सी ब्रीज चलती है, ठीक है। वो पूरा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम दी हॉट ड्राई, या फिर से समझा देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर देखो एक दिन का समझा देता हूँ, रात का अपने आप इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये लैंड है, सी,
तो लैंड जल्दी जल्दी गर्म होती है और जो पानी होता है धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, तो हाई से लो चलेगी यानी गर्मियों के टाइम, सॉरी दिन के टाइम पे सी से लैंड में चलेगी, दैट इज सी ब्रीज, और रात में उल्टा लैंड ब्रीज। नेम दी हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड्स दैट ब्लो इन बिटवीन दिल्ली एंड पटना, कौन से विंड है, और कमेंट में ये बताइएगा कि इसका कॉज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये भी आप बताएंगे। कॉज ऑफ ओरिजिन भी क्या होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लू। और लू कल हम लोगों ने देखा था जो प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन होता है उसकी वजह से ओरिजिन होती है, ठीक है। मैंगो शावर पढ़ेंगे, ये हमारे प्री मानसून शावर्स होते हैं, नॉर्थ वेस्टर्ली प्री मानसून शावर्स होते हैं, ये सब प्री मानसून शावर्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस, कौन सी हवा अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है, बहुत ज़्यादा ठंड और ड्राई होती है, कौन सी विंड होती है। हिमांशी नेगी, आनंद, अमरीश, सबका सही है। चलो, तो ये कौन सी विंड हो जाएंगे हमारी, पोलर ईस्टर्लीज हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी, सबसे ज़्यादा ठंडी तो यही होंगी ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट विंड, कौन सी परमानेंट विंड नहीं है। मनीष, लावण्या त्रिपाठी, अभय सिंह, खुशी, सबका सही है। चलो, तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे, नॉट अ परमानेंट विंड। वेस्टर्ली भी और ईस्टर्ली भी परमानेंट, ट्रेड विंड को परमानेंट विंड को ट्रेड विंड भी बोलते हैं। लू एक हमारी लोकल विंड है। पोलर ईस्टर्लीज आर विच काइंड ऑफ विंड्स, तो ये हमारी है परमानेंट विंड। सिंपल से देख रहे हैं, एकदम कितने आसान हो गए क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जोन दैट ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज, जहाँ पे ट्रेड विंड्स कॉन्वर्ज करती हैं उस जोन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय जोन, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन, ठीक है, जिसको डोल्ड्रम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डोल्ड्रम जो हमें कहाँ तक देखने को मिलते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ में। और कमेंट में ये बताइए कि जो हॉर्स लैटिट्यूड वाला रीजन होता है अश्वक्षांश, वो कहाँ पे देखने को मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग रीजन हैव लॉन्ग कोल्ड विंटर्स विद विंड्स एंड एवरेज टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग फॉर 6 to 10 months ऑफ द ईयर। बी सही है। और हॉर्स लैटिट्यूड की अगर बात करेंगे तो वो 30 डिग्री में हमें देखने को मिलता है। हॉर्स लैटिट्यूड अश्वक्षांश 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो अभी पढ़ा नहीं है वैसे तो हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन इसका आंसर टुंड्रा होगा। टुंड्रा कहाँ पे होता है, ये पोल्स के पास में जो रीजन होता है इसको टुंड्रा बोलते हैं, टुंड्रा। टैगा भी इसके पास में ही होता है, टैगा इसके पास में होता है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस टुंड्रा में होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं चक्रवात पे यानी साइक्लोन पे। पहला क्वेश्चन, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट्स ओवर, बताइए। ये भी नहीं पढ़ा यार अभी, तो इसको भी स्किप कर दो। आंसर तो इसका मेडिटेरेनियन होगा, लेकिन पढ़े नहीं अभी। द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काम एरिया, इट इज कॉल्ड एज, जो सेंटर होता है साइक्लोन का उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन थ्रेड में नाइट बोला था, मतलब देख लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, तो चाहे लैंड बोला हो, अच्छा नाइट बोला हो, चाहे डे बोला हो, तीसरा स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा ना। वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड, ठीक है, वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड। दिक्कत क्या इसमें, कुछ दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा साइक्लोन से, कौन से थे हमें इसमें, तो इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। आई में क्या होती है, काम कंडीशन होती है, एकदम शांत होती है, नो क्लाउड फॉर्मेशन, नो क्लाउड का फॉर्मेशन। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड द साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया, साइक्लोन कैपिटल किसको बोलते हैं। तो साइक्लोन ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, बे ऑफ बंगाल में जाते हैं और इस तरह से मूव करते हैं। यहाँ पे होता है हमारा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। In which a type of rainfall winds move out of from a high pressure area with wind direction clockwise in the northern hemisphere, इसको किसी ने गलत किया, ध्यान से देख लेना फिर अब तुम। चलो, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, विंड्स मूव आउट फ्रॉम अ हाई प्रेशर, तो हाई से मूव करती हैं, केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, क्लॉकवाइज है नदर्न हेमिस्फीयर में, एंटी साइक्लोन, ऑप्शन नंबर सी। डी बोल रहे हैं ओरोग्राफी, दिमाग खराब है। ओरोग्राफी कहाँ से आ गया ये, ओरो यहाँ पे ओरो का मतलब क्या होता है, माउंटेन, यहाँ कहीं माउंटेन लिखा है यहाँ पे हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल कल पढ़े थे, ये आज तो पढ़े भी नहीं ये, तुम लोग भी राहत करते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड द साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया, देख चुके हैं, सुंदरबन होता है। द सेंटर ऑफ, ये भी तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, रिपीटेड है क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर, भारत के समुद्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं ज़्यादातर। सी और डी ऊपर नीचे है मतलब,
क्या सी डी ऊपर नीचे? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था। तो ये होगा आपका बे ऑफ बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादातर हमारे साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं। अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन फिलीपींस इट इज़ कॉल्ड एज। मानना पड़ेगा यार आज तुम लोगों को, है ना। आज तो मुझे लगा था ऐसे मजाक मजाक में कह रहे हो कि यहाँ से छुट्टी कर दो, आज जाना है। देखो तुम लोग तो मतलब सच में ही मतलब तुम लोग जैसा मैं सोच रहा हूँ, मतलब तो सारे लोग तो नहीं लेकिन काफ़ी लोग जो होंगे, है ना। चलो खैर ओयो की सेल्स बढ़ा रहे होंगे आज। खैर, अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन फिलीपींस इट इज़ कॉल्ड एज। तो फिलीपींस कौन सा रीजन है? साउथ चाइना सी वाला। तो ये टाइफून, ऑप्शन नंबर सी। हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं? एटलांटिक, जो ओशन वाला रीजन है। विली विली कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। आज तो एकदम In early November, the low pressure condition shift over the Bay of Bengal. The transfer is related to the cyclonic low pressure which originates over. कहाँ पर originate होता है बताइए? और आज की क्लास में जो अभी लेक्चर देख रहे हैं, अभी मतलब आज तो मैं जल्दी प्राइवेट कर दूंगा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ठीक है, यहाँ से जल्दी प्राइवेट करना चाहिए। अंडमान सी सबका सही है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ पे बनता है बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में इसको, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अंडमान निकोबार वाला आइलैंड्स के आसपास वाला जो रीजन है, इसको अंडमान सी बोलते हैं। ठीक है। 22 इन इंडिया फ्रॉम वेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच एंटर दी सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग दी विंटर मंथ्स। विंटर मंथ्स के टाइम पे ये एक्चुअल में आते हैं, यहाँ से आते हैं, लेकिन अभी पढ़े नहीं है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। इसको बता दो, ओशन करंट के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। वार्म करंट इनमें से कौन सा है? वार्म करंट कौन सा है? जल्दी से याद करिए। बीपी कंपनी गोल्फ का वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया में खेली थी, तो कैनरी कोल्ड है। ठीक है, फाकलैंड कोल्ड है, लैब्राडोर कोल्ड है। गल्फ स्ट्रीम कैसा है? वार्म है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर कहाँ मिलते हैं? न्यू फाउंडलैंड कनाडा में मिलते हैं, जहाँ पे बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। एल नीनो अभी नहीं किए हैं, वैसे आंसर इसका होगा पेरू, लेकिन अभी किए नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट ऑन द पैसिफिक क्वेश्चन। तो वार्म कौन सा है इसमें से? क्यूरोशियो, ओयोशियो में एक वार्म होगा, एक ठंडा होगा। ओयोशियो ठंडा है, क्यूरोशियो गर्म है। हम्बोल्ट जिसको पेरू करंट बोलते हैं ठंडा है। कैनरी सी से कोल्ड। लैब्राडोर भी, तीनों कोल्ड है। ठीक है, अगला है 28। गल्फ स्ट्रीम इज विच टाइप ऑफ करंट? गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये वार्म है। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलते हैं। लैब्राडोर अगर ठंडा होगा तो गल्फ स्ट्रीम आपका कोल्ड होगा। ठीक है, चलो। और अच्छा, बेंगोला भी आप याद कर सकते हैं अगर आपको, जैसे कि बेंगोला अगुलहास है ना, जैसे अफ्रीका कोस्ट है तो यहाँ बेंगोला है और यहाँ पे अगुलहास है ना। यहाँ पे बेंगोला है, यहाँ अगुलहास है। याद पता है कैसे कर सकते हो तुम इसको? याद ऐसे कर सकते हो कि हमें पता है कि कोल्ड वेस्टर्न साइड में कोल्ड डेजर्ट, वेस्टर्न साइड में ज़्यादातर हमें डेजर्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है। तो बेंगोला हमारा वेस्टर्न साइड में है, तो यानी कोल्ड होगा। तो बी से बेंगोला, सी से कोल्ड, बी सी, है ना। 29 आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों का, फिर आपके लिए होमवर्क है सारे क्वेश्चन। एंड दैट इज़ लैब्राडोर किस तरह का करंट है? तो लैब्राडोर हमें कोल्ड करंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब जितने क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं, और यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म। टाइड पढ़े नहीं है तो इसका आंसर टाइड होगा, लेकिन अभी पढ़े नहीं है। ठीक है, चलो। बेंगोला टाइनर नहीं लिए भाई, अभी देखा ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा टाइनर का तुम्हारे। टाइनर टाइनर अभी क्या होता है ये टाइनर? मतलब क्या हीटिंग पैड वगैरह होता है क्या कुछ? या सर एक्सरसाइज कर रहे हो? कर रहे हैं एक्सरसाइज। टाइफून बता दो, टाइफून में क्या ऐसा भी बताना है? साइक्लोन का नाम है टाइफून इन द साउथ चाइना सी। मेरे ट्रेविस बीट द हिट, तुम मिलो टेलीग्राम पे, तुमको बताते हैं कि रात का क्या सीन है।
सर बच्चों का आज क्या होगा, क्या हो गया है, चप्पल फेंक मारो। चप्पल आज नहीं फेंक के मारेंगे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं आज। कल मिलते हैं, कल इनको चप्पल फेंकते हैं, आज कर लेने दो जो करना है। अच्छा अच्छा। हाँ हिटलर बेटा, तुम्हारी हम भावनाओं को हम समझते हैं, इतने दिन में तो तुमसे वाकिफ़ हो ही गए कि तुम किस बारे में पूछ रहे होगे, है ना। तो ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। होमवर्क वाले क्वेश्चन ये देख लो, होमवर्क वाले क्वेश्चन वैसे तो ऐप में अपलोडेड होते हैं, बाकी देख लो। सर आज कुछ बातें करो एक्स्ट्रा। अच्छा क्या बातें कर। आज जिस तरह के तुम लोगों के मतलब डाउट्स मतलब कमेंट्स आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बातें नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ हंस पाऊंगा। सर बेटा तुम्हारी वाली भी जब तुम पढ़ाई कर लोगे तब ज़रूर। ट्रैविस तुम्हारा भी हमको ऐसे ही वाला सीन लग रहा है, हाँ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओयो से क्लास ले रहे होंगे, हो सकता है। हाँ श्रद्धा जी, बायो भी पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स होगा, देन उसके बाद बायो होगा, है ना। एंड उसके बाद केमिस्ट्री और देन उसके बाद स्ट्रैटेजी के एंड ख़त्म। वर्ल्ड हिस्ट्री का वन शॉट करवा दो टीजीटी के लिए। अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का यार देखना पड़ेगा। सर आप नहीं गए हो यो। अरे, बेटा एक बार ओयो गए थे हम, ठीक है, हम तुम्हें बताते हैं। रुकने के पर्पज़ से, ठीक है, दिल्ली एक बार गए थे अकेले ही। तो अब दिल्ली में तो कोई है नहीं हमारा रिलेटिव, तो लिए थे। इतना गंदा सर्विस है ना ओयो का, मतलब पहले रूम का बुकिंग आई थिंक कुछ 400 रुपये में कुछ हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो तुम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अब तुम किस पर्पज़ से गए थे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मतलब स्टे करने के लिए गया था एक नाइट के लिए। तो उन्होंने बोला कि 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है, रहना तो रहो नहीं तो फिर जाओ। और उनका कस्टमर सर्विस भी इतना गंदा है ना, कुछ पूछो नहीं। और भाई सैटरडे संडे को तो एकदम, और सैटरडे का आई थिंक दिन था वो, सैटरडे संडे का तो कहीं मिल भी नहीं रहा था। ठीक है, तब उस दिन मुझे पता चला कि कितना मतलब बिज़ी रहता है सैटरडे संडे वाला दिन, और क्यों बिज़ी रहता है इतना। टॉर्नेडो अलग चीज़ होती है, टॉर्नेडो एक बहुत ही लोकल स्टॉर्म होता है। टॉर्नेडो जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। टाइफून साइक्लोन होता है, टॉर्नेडो जो है ज़मीन में उठता है और एकदम स्पाइरल करके से बहुत जोर कैसे ऐसे 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 उठता है, जैसे नहीं तुमने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे हमारे गांव में बोलते हैं कि मतलब भूत आ गया, मतलब ऐसे करके बोलते हैं, तो वैसा टाइप होता है ये। अच्छा बुकिंग मैं कर दूंगा, क्यों भी। तब से तो भाई यही एक्सपीरियंस रहा है कि किसी किसी को कांटेक्ट वाले को पूछ लो, है ना, फ्रेंड वगैरह। तो तुम लोग के लिए सीख है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी क्रूशल काम के लिए जाओ, मतलब तुम अब गलत सेंस में मतलब निकालोगे, लेकिन मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे कि किसी का एग्ज़ाम वगैरह होता है, ठीक है। तो जैसे यूपीएससी के जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो जैसे कि हमारे सिटी कानपुर में नहीं होते हैं वो, ठीक है। और भी काफ़ी सिटीज़ में नहीं होते हैं, तो मैं लखनऊ से को कम प्रेफर करके दिल्ली को ज़्यादा प्रेफर करता था फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो स्टे के लिए तो आप लोग भी अगर कभी जाते हैं तो ओयो के भरोसे स्टे मत करिएगा, अब अगर एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए जाते हैं, बिकॉज अगर एंड टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी इफेक्ट हो जाता है उससे, है ना। चलिए भी, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, है ना। ठीक है अवधेश जी, बिल्कुल दिल्ली आएंगे तो ज़रूर बताएंगे, और आप ही के यहाँ रुकेंगे, है ना। चलो थैंक यू।